अब गेट को अपीयर हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं और गेट के अंदर रहने वाले मैजिक बीस्ट से स्पेशल एबिलिटीज वाले ह्यूमंस की बैटल अभी तक जारी है। लेकिन इनमें एक स्पेशल केस भी है, संग जिनवू, जो कि अपने मदर और सिस्टर के सपोर्ट के लिए पैसे कमाता है, बट वो अब तक के सबसे वीकेस्ट रैंक की रैंक का हंटर है और नॉर्मली एक बार अवेकनिंग मिलने के बाद हंटर्स की एबिलिटीज डेवलप नहीं होती, ना ही कि उनकी रैंकिंग बदलती है। बट मैंने अभी कहा कि जिनवू एक स्पेशल केस है। वो एक रेड मिशन के लिए डबल डंजन्स में जाता है जहाँ उसे गेम लाइक एबिलिटीज मिलती है और वो पावर ऑफ लेवलिंग ऑब्टेन कर लेता है। इसके बाद उसकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जहाँ वो कई सारे मॉन्स्टर्स और ह्यूमन से बैटल करके अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करता है और एक गॉडली आइटम एलिक्सर ऑफ लाइफ की रेसिपी जान लेता है जिससे किसी भी डिजीज को क्योर कर सकते हैं। वहीं पर इस रेसिपी के मटेरियल को जमा करते हुए वो एक शैडो मोनार्क बन जाता है जिससे उसके अंडर बहुत सारे शैडो सोल्जर्स भी आ जाते हैं। प्रेजेंट में जिनवू सो रहा होता है, तभी उसकी सिस्टर जीना उसे कॉल पर बताती है कि आज पेरेंट मीटिंग है। ये सुनकर जिनवू जल्दी से स्कूल भागता है जहाँ जीना को समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई इतना बदल कैसे गया था। वही कई लड़कियां उसे देखकर पागल हो रही थी। जीना कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, तो मैं तुम्हें क्या किसी से इंट्रोड्यूस करूं? बट जिनवू उसे अपना मुंह बंद करने कहता है। कुछ टाइम बाद टीचर उसे बताती है कि जीना काइंड हार्टेड और अच्छी स्टूडेंट है, यहाँ तक कि वो कई स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल है और एज अ टीचर मुझे उस पर बहुत गर्व है। उसने मॉक टेस्ट में भी बहुत अच्छा किया है। मैं श्योर हूँ कि उसे एक अच्छा मेडिकल स्कूल जरूर मिलेगा, इसलिए उसे ज्यादा पुश मत करना। और आज के लिए इतना ही। बाय द वे, मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? अगर एक दिन जीना अवेकेंड हो जाती है तो क्या तुम उसे हंटर का जॉब करने दोगे? इस पर जिनवू साफ साफ मना कर देता है। टीचर कहती है कि अच्छा, तो क्या मिस्टर संग आप मुझ पर एक फेवर कर सकते हो? कुछ टाइम बाद हम सोंगजी को देखते हैं जो कि जिनवू को देखकर पहचान जाती है कि वो जीना का भाई है। सोंगजी कहती है कि मैं नहीं जानती कि टीचर ने तुमसे क्या कहा है, पर मैं स्कूल वापस नहीं जाने वाली, ना ही कि मैं हंटर बनने पर गिव अप करने वाली हूँ। जिनवू कहता है कि तुम एक ई रैंक हंटर हो ना, तुम ई रैंक से अपनी लिविंग नहीं निकाल सकती। तुमने असॉल्ट टीम में पैसे कमाए होंगे, बट वो तुम्हारा लक था। सोंगजी कहती है कि अगर तुम मुझे समझाने आया हो तो अभी ही निकल जाओ, वैसे तुम भी तो एक ई रैंक हंटर हो ना। इस पर जिनवू कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, चलो मेरे साथ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डोंगसुक का एस रैंक हंटर भाई डोंगसू वापस साउथ कोरिया आ गया है। डोंगसू कहता है कि ये कंट्री हमेशा की तरह शैबी दिख रही है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हंटर एसोसिएशन का चीफ पर्सनली मुझे पिकअप करेगा। वैसे मैं इस कंट्री में ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। वही जिनचुल पूछता है कि तुम अपनी होमलैंड कंट्री में वापस आए सिर्फ उन दोनों लोगों को देखने के लिए? पागल मत बनो। तुम सर्वेलेंस टीम बस प्रिटेंड कर सकते हो कि तुमने कुछ नोटिस नहीं किया कि मैं उनके साथ डंजन में क्या करूंगा, पहले उसी रैंक के हंटर के साथ फिर डी रैंक वाले के साथ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम्हारे इस बेकार एबिलिटी से तो बिल्कुल नहीं। जिनचुल कहता है कि मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मीनवाइल गुनी जोंगिन को बता रहे होते हैं कि उनके पास विंग होने के बावजूद वो समुद्र में गिरे हैं। इसका मतलब कि वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते, बट एक दिन वो यहाँ तक आ जाएंगे, इसलिए हमें इसके बारे में क्लूज ढूंढने होंगे। कुछ टाइम बाद जिनवू सांगमिन से मिलता है जो कि एक पोर्टल के बाहर खड़ा था। सांगमिन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे कांटेक्ट करोगे, पर मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आए। वैसे मैं इस लड़की से पहले भी मिल चुका हूँ और ये सी रैंक का गेट अभी जस्ट ओपन हुआ है। तभी एक ए रैंक हंटर किमचुल कहता है कि तुम कितनी बात करोगे, हम यहाँ पिकनिक के लिए नहीं आए हैं। तभी सांगमिन किमचुल को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि ये एक टैंकर है जो कि उनके इस प्रैक्टिस मिशन को एज असॉल्ट टीम लीडर लीड करेगा। वही किमचुल कहता है कि मुझे ई रैंक हंटर्स पर नजर रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यहाँ पर तो दो है। तभी सांगमिन सभी को बताता है कि इस असॉल्ट टीम में एक ए रैंक, 5 बी रैंक, 2 सी रैंक और 2 ई रैंक हंटर्स है, मतलब इन टोटल 10 लोग जो कि इस रेड मिशन को करेंगे। वही जिनवू सोचता है कि मुझे लगा था कि अगर इसे सच्चाई पता चले तो ये हार मान लेगी, लेकिन इस टीम में बहुत सारे लोग हैं, तो अगर ये क्वेस्ट बहुत इजीली खत्म हो जाएगा तो ये पॉइंटलेस होगा। तभी उससे किचुल कहता है कि मिस्टर संग इस टाइम बस स्टैंड बाय पर रहकर बस देखना और न्यू कमर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना। इसके बाद सभी लोग डंजन में एक के बाद एक एंटर करते हैं। एंटर करते ही जिनवू को महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वही हम देख पाते हैं कि वो गेट रेड गेट बन गया है। इस पर जिनवू अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर आकर सांगमिन से कहता है कि जल्दी से असॉल्ट टीम को कांटेक्ट करो। दूसरी ओर यूनो को समझ नहीं आता कि एक सी रैंक का गेट ऑल ऑफ सडन रेड गेट कैसे बन गया। मैं जल्दी से वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। मीनवाइल किमचुल सभी को बताता है कि ये एक रेड गेट है। सोंगी पूछती है कि ये रेड गेट क्या होता है। जिनवू बताता है कि रेड गेट रेगुलर गेट से डिफरेंट होता है। ये एक ऐसा डंजन होता है जहाँ तुम्हारा आउटर वर्ल्ड से कांटेक्ट हो
सूझ जाता है। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए यहाँ तो बॉस को डिफीट करना होगा या ये कोलैप्स होने का इंतजार करना होगा। इसके बीच आउटर वर्ल्ड इंटरवीन नहीं कर सकता। मतलब चाहे कितना भी बड़ा एस रैंक हंटर ही क्यों ना हो, वो इस रेड गेट के अंदर बाहर नहीं आ सकता। और इस डंजन में बहुत सारे और स्ट्रॉन्गर बीस्ट भी अपीयर होंगे। तभी उन पर स्नो एरो से अटैक होता है। हालांकि जिनू ने सोंगी को बचा लिया था। तभी वो सभी नोटिस करते हैं कि उनके ऊपर आइस एल्फ्स अटैक कर रहे हैं। उन्हें देखकर जिनू सोचने लगता है कि वो हमसे इतने दूर थे, इसलिए हम उन्हें सेंस नहीं कर पाए और पहले उन्होंने सबसे वीकेस्ट 2 लोगों को ही टारगेट किया। अगर ये 2 महीने पहले की बात होती तो अभी तक मैं मारा जा चुका होता। तभी वो एल्फ्स जिनू को धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। जिनू बताता है कि आइस एल्फ्स का अटैक करने का तरीका बहुत ब्रूटल है। तुम उन्हें व्हाइट गोस्ट भी कह सकते हो, वही हंटर्स उन्हें व्हाइट स्लेयर्स भी कहते हैं। तभी किम चुल कहता है कि यहाँ देखो, अभी सभी को पता है कि यहाँ मदद नहीं आ सकती और हम डिफिकल्ट लेवल बी क्वेस्ट में हैं। इस सिचुएशन में मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी कमांड फॉलो करके सरवाइव करो। हालांकि मैं सभी लोगों को लीड नहीं कर सकता, इसलिए हमें 2 ग्रुप्स में स्प्लिट होना होगा। इस तरह ज्यादा से ज्यादा लोग सरवाइव कर पाएंगे। अगर हम यहाँ रहे तो हम ठंड से ही मारे जाएंगे या कोई हमें मार डालेगा। जो मुझे फॉलो करेगा मैं उससे बचाऊंगा। इस पर कई लोग उसके साथ हो लेते हैं, लेकिन किम चुल कहता है कि जो भी सी रैंक या उससे नीचे है वो मेरे साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर एक दिन बाहर 1 घंटे की तरह है और बॉस को हराने के लिए महीनों भी लग सकते हैं, इसलिए मुझे डेड वेट को यही छोड़ना होगा। मेरी ये बात दिल पर मत लगाना। एक बार हम बॉस को हरा दे फिर हम सब घर जा सकते हैं। तभी एक लड़की जिनू के ग्रुप में जाती है। किम चुल सोचता है कि क्या ये सिंपैथी की वजह से कर रही है, कितनी मूर्ख है ये। वो लड़की जिनू से कहती है कि किम चुल भी वो एरो नोटिस नहीं कर पाया और तुम एक ही रैंक नहीं हो ना, शायद तुम एक ए रैंक हो या उससे भी ऊपर। वैसे मुझे तुम्हारे साथ काम करके खुशी होगी। फिर उन दोनों ग्रुप्स में डिसाइड होता है कि किम चुल की टीम मेन रोड की तरफ जाएगी और जिनू की टीम जंगल की तरफ। कुछ आगे किम चुल बताता है कि देखो यहाँ पर आइस बियर्स है, जिनके हाथों वो सभी रैंक्स मारे जाने वाले हैं। इस पर सभी लोग जिनू के टीम के लिए बैड फील करते हैं। वही किम चुल सोचता है कि उसके टीम में एक सी रैंक और बी रैंक ही जीन है, फिर भी मैं उसे कैप्टन क्यों मान रहा हूँ। तभी वहाँ पर कई आइस बियर्स आ जाते हैं। एक आइस बियर किम चुल पर अटैक करता है, लेकिन किम चुल उसके अटैक को इजीली ब्लॉक करके उसे काट डालता है और बाकियों से फाइट करता है। मीनवाइल ही जिन स्क्रैचेस देखकर सभी को बताती है कि ये आइस बियर्स की टेरिटरी है। इस पर जिन वो सभी को और अंदर चलने कहता है। अगर ये टेरिटरी सिर्फ आइस बियर्स की है तो हमारे दुश्मन सिर्फ आइस बियर्स होंगे और वो उन स्मार्ट आइस एल्फ से कमजोर है। ये सुनकर ही जिन समझ जाती है कि अगर यहाँ कई सारे आइस बियर्स हैं तो कोई भी स्ट्रॉन्गर मैजिक बीस्ट यहाँ नहीं आएगा। वही जिन वो देखता है कि यहाँ बहुत ठंड है, इसलिए वो अपने इन्वेंटरी से जैकेट निकाल कर सभी को देता है। ये देखकर सभी बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली एक हाई रैंक का हंटर भी ज्यादा से ज्यादा 2-3 लो लेवल की आइटम्स ही कैरी कर सकता है। सोंगी पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। इस पर जिन वो कहता है कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हें यहाँ लाया, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। इसके बदले में मुझे बस कुछ पूछना मत और तुम दोनों को भी यही लागू होता है और मुझसे कुछ डिमांड मत करना। तभी वहाँ भी आइस बियर्स आ जाते हैं, जिससे जिन वो फाइट करने लगता है। दूसरी ओर यूहो देखता है कि एंट्रेंस कम्प्लीटली सील हो गई है और अगर लक उनके साइड रहा तो उनमें से कुछ ए रैंक और बी रैंक हंटर्स जिंदा बाहर निकल पाएंगे। हम बस किम चुल पर ही डिपेंड कर सकते हैं। तभी उसे सांगमिन बताता है कि असॉल्ट टीम के अलावा कुछ और लोग भी अंदर गए हैं और मेरी नजर खासकर संग जिनवू पर है। वो एक ही रैंक का हंटर है, बट मुझे लग रहा है कि उसे रीअवेकनिंग मिली है। तभी वहाँ पर डोंगसू आता है और कहता है कि क्या यहाँ पर ए रैंक का गेट ओपन हुआ है, क्योंकि मुझे व्हाइट गिल्ड का बिग शॉट नजर आ रहा है। वैसे लॉन्ग टाइम नो सी यू नो, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। यूनो पूछता है कि तुम मेरी टेरिटरी में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए ना। डोंगसू कहता है कि तुम्हारी टेरिटरी, तुमने नॉन मेंबर्स और ई रैंक हंटर्स को गेट में घुसने कैसे दिया, और मेरा मतलब संग जिनवू से है। यूनो को समझ नहीं आता कि इसे जिनवू के बारे में कैसे पता। डोंगसू कहता है कि मैं इतने दूर आया और ये रेड गेट, एटलीस्ट मुझे उसे देखने तो दो। पर कोई ना, वैसे भी वो अंदर ही मरने वाला है। वही जिनचुल सोचता है कि संग जिनवू तुम लकी हो, क्योंकि गेट रेड हो गया है। अब तो डोंगसू भी तुमसे फाइट नहीं कर सकता, बट आई वंडर कि तुम वापस जिंदा आ भी पाओगे या नहीं। मीनवाइल जिनवू सभी बियर्स को इजीली निपटा देता है। वही जिन को समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा है क्या। कुछ टाइम बाद वो सभी लोग उन बियर्स को पकाकर खाते हैं, जबकि जिनवू उन सबको एक्सरसाइज का बताकर आइस बियर्स के लेयर में जाता है, जहाँ वो आइस बियर्स को देखकर अपने शैडो सोल्जर्स को निकाल लेता है, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग इग्रेस। वो सभी से कहता है कि ये तुम्हारी पहली फाइट है। फिर शैडो सोल्जर्स और आइस बियर्स के बीच बहुत घमासान
बैटल होने लगती है जिसमें शैडो मेजर्स की वजह से शैडो सोल्जर्स बीयर्स पर भारी पड़ते हैं। इस वजह से जिनू का माना धीरे धीरे कम होने लगता है। तभी फाइनली वहाँ पर बॉस बियर भी आ जाता है और देखते ही देखते कई शैडो सोल्जर्स को हरा देता है, जिससे जिनू का माना एकदम से 0 हो जाता है। अब फाइनली जिनू अपने एस इग्रिस को फाइट में भेजता है, जहाँ इग्रिस अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस बॉस से फाइट करने लगता है, जहाँ वो उसके पैर और गले को बहुत बुरी तरह से काट डालता है। बॉस फाइनल अटैक करने जाता है लेकिन इग्रिस उसे मौका नहीं देता। यहाँ पर जिनू को रियलाइज होता है कि अगर इग्रिस के साथ वाली फाइट में अगर इग्रिस उसकी स्वॉर्ड यूज कर रहा होता तो उसके सामने वो बिल्कुल नहीं टिक पाता और करेंटली हम इक्वल फुटिंग में हैं, या नहीं वो मुझसे भी स्ट्रॉन्गर है। दूसरी ओर किम चुल के ग्रुप को आई सेल्फ्स ने बहुत बुरी तरह खत्म कर दिया था। किम चुल सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का एलाइट मेंबर बनने वाला था और अब मैं ये एक्सेप्ट कैसे करूं। वही वो उन एल्फ से डर कर भागने लगता है। वही जिनू उन बियर्स को अराइज होने के अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। मीनवाइल यूनो पूछता है कि कितना टाइम हो गया है। सांगमिन कहता है कि यहाँ पर 3 घंटे बट अंदर 3 दिन। इस पर डोंगसू कहता है कि मुझे लग रहा है कि संग जिनू अंदर ही मारा जाएगा, मैंने अपनी ट्रिप फालतू में बर्बाद कर दी। वैसे संग जिनू तुम्हारे व्हाइट टाइगर गिल्ड से नहीं है ना, तो फिर वो तुम्हारे असोल्ट टीम के साथ गेट के अंदर कैसे गया। सांगमिन कहता है कि वो मेरा दोस्त है और उसे सी लेवल क्वेस्ट में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया। डोंगसू कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें लगा कि मैं ऐसा कहूँगा, तुम करना क्या चाहते हो, मुझे पता है कि तुम्हें नई चीजें बहुत पसंद है। तभी यूनो कहता है कि वोंग डोंगसू अभी क्या भी उसे छोड़ो। डोंगसू कहता है कि क्या एक स्मॉल कंट्री का गिल्ड मास्टर मुझे ऑर्डर्स दे रहा है। इस पर चिढ़ते हुए वो दोनों भी अपना ऑरा रिलीज कर देते हैं। ये देखकर सांगमिन सोचता है कि ये बहुत बुरा है, अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो एस रैंक हंटर्स के बीच फाइट शुरू हो जाएगी। वही वो दोनों एक दूसरे को जोरदार पंच मारते हैं, लेकिन सही टाइम पर आकर जिनचुल उन्हें रोक लेता है और कहता है कि अगर तुमने अपनी स्ट्रेंथ रोकी नहीं होती तो मेरा हाथ टूट जाता। मुझे पता नहीं कि तुम्हें किस बात का शक है, पर 2 महीने पहले मैंने खुद संग जिनू का मैजिक पावर टेस्ट किया है, वो सच में एक ही रैंक का हंटर है और हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि वोंग डोंगसू को मैजिक बीस्ट नहीं मारा है। इस पर डोंगसू कहता है कि ये तुम कह रहे हो, जो कि एक ऑब्वियस झूठ है, मेरे हिसाब से मिस्टर यू ने उसे मारा होगा। जिनचुल पूछता है कि तुम संग जिनू के इतने पीछे क्यों पड़े हो। डोंगसू कहता है कि वेल ऑफ कोर्स ये एक एक्सक्यूज है, किसी का खून करने की एक्सक्यूज। वही वो इंटरनेट पर संग जिनू के बारे में चेक करके वहाँ से चले जाता है। सांगमिन सोचता है कि मैं जिनू की ताकत को अच्छे से जानता हूँ, वो डेफिनेटली जिंदा बाहर आएगा। दूसरी ओर किम चुल ठंड से कांप रहा होता है, वो खुद को तसल्ली देता है कि जब तक मेरे पास आर्मर है तब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो अपने सामने सभी आइस बियर्स को देखता है और सोचता है कि इसलिए ही मुझे कई आइस बियर्स नहीं दिखे, क्या उन्हीं रैंकर्स ने इन्हें मारा है। इम्पॉसिबल, शायद ये उन व्हाइट डीमंस का काम होगा। फिर उनसे डर कर वो भागने लगता है और कुछ देर बाद जिनू के ग्रुप को देखकर सोचता है कि ये कमजोर लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं। इवन तुम्हारे पास गर्म कपड़े, ब्लैंकेट, स्टैंड्स और खाना भी है। अच्छा तो अभी मुझे समझ आया। वो ये कहते हुए आगे बढ़ता है कि असोल्ट टीम खत्म हो गई है क्योंकि हमारे पास खाने और गियर की कमी थी और ये सब किसने छुपाया, किसने ये अपने टीममेट्स को मरने के लिए छोड़ दिया। अभी मुझे पता चला ही जीन, तुम्हें पता था ना, इसलिए तुमने उसकी टीम ज्वाइन की। जल्दी से कन्फेस करो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। असल में कल्प्रिट वो संग जिनू है। तभी जिनू उसे मारकर नॉकआउट कर देता है और कहता है कि तुमने ही अपने टीममेट्स को मरवाया, इवन तुमने ट्रबल भी अपने साथ लाया। वैसे सब बाहर आओ, तुम अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं छुपा सकते। तभी उसके सामने सभी आइस एल्फ्स आ जाते हैं। उनका लीडर कहता है कि इन सब कचरे में कोई तो यूजफुल निकला। जिनू कहता है कि क्या तुम हम सबको कचरा कह रहे हो। लीडर कहता है ये बहुत सरप्राइजिंग है, क्या बच्चे तुम हमारी लैंग्वेज समझ सकते हो। वही सभी को समझ नहीं आ रहा था कि जिनू को उन बीस्ट की लैंग्वेज कैसे समझ आ रही है। हालांकि जिनू समझ गया था कि ये सिस्टम की वजह से है। एल्स का लीडर बताता है कि इस बंदे ने मुझे बताया कि तुम इंसानों में एक एक्सपर्ट भी है, ये तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहता है। वही जिनू पलक झपकते ही उसे मार डालता है और लीडर पर अटैक करता है, लेकिन लीडर उसे इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है। जिनू समझ जाता है कि वो इसे इजीली नहीं हरा सकता। वही लीडर कहता है कि क्लियरली तुम एक ह्यूमन नहीं हो, तो तुम ह्यूमंस का साथ क्यों दे रहे हो। शायद तुम्हें ये भी पता नहीं कि तुम हो कौन। हमें आवाजें सुनाई देती है जो हमें ह्यूमंस को मारने कहती है, बट तुम्हारे सामने हमें ऐसा कुछ नहीं सुनाई देता। मतलब कि ये सिस्टम के कमांड से सिमिलर और रिलेटेड है और शायद ये जिनू के प्लेयर होने की वजह से भी हो सकता है। लीडर कहता है कि हमें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पीछे के ह्यूमंस हमें दे दो और हम तुम्हारी जिंदगी बख्श देंगे। क्या सोचते हो, तुम्हें हमारा प्रपोजल अच्छा लगा। इस पर जिनू पूछता है कि तुम हो कौन और ह्यूमंस के साथ क्यों लड़ रहे हो। लीडर कुछ बताने जाता है और ग्लिच होकर फिर से वही चीजें बोलने लगता है कि तुम्हारे पीछे
नीचे के ह्यूमंस हमें दे दो और हम तुम्हारी जिंदगी बख्श देंगे। जिनू नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऑफर को रिफ्यूज करता हूँ। लीडर कहता है कि क्या तुम हमसे पंगा लेना चाहते हो, वैसे भी तुम आउट नंबर्ड हो। इस पर हंसते हुए जिनू अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है। सभी को समझ नहीं आता कि ये मॉन्स्टर्स आए कहाँ से, क्या ये जिनू का काम है। वही फिर दोनों भी आर्मीज में फाइट शुरू हो जाती है। इससे बाकी लोग बचकर भागने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ एल्व्स देख लेते हैं, लेकिन जिनू उन्हें पलक झपकते ही मार डालता है और सोचता है कि मेरे सोल्जर्स मर नहीं सकते, बट उन्हें माना पावर की जरूरत पड़ती है और मेरा माना खत्म हो रहा है। उस पे उनका बॉस मुझसे भी स्ट्रॉन्गर लग रहा है। इवन मैं और इग्रिस मिलकर भी शायद हम इसे नहीं हरा सकते। नॉर्मल सोल्जर से ये फाइट खत्म नहीं होगी, मुझे कुछ और स्ट्रॉन्गर कॉम्बैट पावर चाहिए। तभी लीडर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि मेरा नाम बारूका है। फिर जिनू और बारूका के बीच फियर्स बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पर बारूका जिनू पर भारी पड़ रहा था। तभी जिनू अपने मेजे से उस पर एक बड़ा फायरबॉल अटैक करता है। किमचुल याद करता है कि उसने लास्ट टाइम आवाज जिनू की सुनी थी। वो गुस्से में जिनू पर अटैक करने जाता है। वही बारूका भी जिनू को मारने आगे बढ़ता है और कहता है कि इवन ह्यूमंस ने भी तुम्हें बिट्रे कर दिया। तभी उसके सामने स्मोक में से एक न्यू शैडो निकलता है, क्योंकि जिनू ने पहले ही इग्रिस की मदद से किमचुल को मार दिया था। किमचुल कहता है कि तुम्हें पहले से ही पता था ना कि मैं यहाँ आऊंगा। फिर जिनू उसे भी अपना शैडो बना लेता है और वो शैडो बारूका के अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है। वही जिनू उससे कहता है कि आज से मैं तुम्हें आयरन बुलाऊंगा। इससे और भी एक्साइटेड होकर बारूका आयरन पर अटैक कर देता है और आयरन की स्लो स्पीड की वजह से उसके साथ खेलने लगता है। दूसरी ओर सोंगी पूछती है कि ऐसे हंटर्स लड़ते हैं। ईजिन कहती है कि अगर ऐसे लड़ते होते तो मैं तुम्हें क्या लगता है कि हंटर बन पाती, मैंने भी ऐसा कभी पहले नहीं देखा। वही बारूका कहता है कि ये बंदा मुझसे फाइट नहीं कर सकता और तुम दोनों भी मुझसे फाइट करो। इस पर इग्रिस और जिनू भी बारूका से फाइट करने लगते हैं, जहाँ बीच में आयरन के चिल्लाने की वजह से बारूका बहुत चिढ़ जाता है और उसे पहले खत्म करने चाहता है। इसका फायदा उठाकर इग्रिस और जिनू उस पर अटैक कर देते हैं। हालांकि बारूका ने वाइटल एरियाज को अवॉइड कर दिया था। बारूका कहता है कि तुम मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इस पर जिनू कहता है कि तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो, पर तुम्हारी आर्मी नहीं। फिर हम देखते हैं कि जिनू की आर्मी ने सभी एल्व्स को मार दिया था। स्टील बारूका हार नहीं मानता और जिनू को मारने जाता है। जिनू का अपना नाइफ फेंकता देख बारूका कहता है कि तुम कितने पागल हो, तुमने अपना वेपन फेंक दिया। लेकिन जिनू के कमांड पर वो नाइफ वापस आ जाता है। हालांकि बारूका ने इसे ब्लॉक कर लिया था। तभी जिनू आयरन की मदद से बारूका को पकड़ लेता है और फायर मैजिक से उसे बुरी तरह से जला डालता है, लेकिन बारूका को एक खरोच तक नहीं आई थी। तभी जिनू उसे स्टैब कर देता है। स्टील बारूका हार नहीं मान रहा था। तभी आयरन उसे अपने हैमर से पिचका डालता है। तो साला होना ही। वही जिनू देखता है कि आयरन उसे मारते ही जा रहा है। इस पर वो उसे कहता है कि ज्यादा बदमाशी ना छोड़े, मुझे तेरे फ्यूचर की चिंता हो रही है। इस पर इग्रिस भी उसे इग्नोर कर देता है। जिनू बाकियों से कहता है कि चलो बाहर जाने का गेट ओपन हो गया है, फाइनली अब वो घर जा सकते हैं। ये जानकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि यहाँ जिनू का कोई और प्लान था। वही उन्हें अंदर गए 6 दिन हो गए हैं, यानी बाहर 6 घंटे। सांगमिन कहता है कि मिस्टर यूनो आप जा सकते हो, हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। इस पर यूनो कहता है कि मेरे मेंबर्स अंदर है, मैं ऐसे ही उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तभी पोर्टल से कोई बाहर निकलने लगता है। यूनो को लगता है कि किमचुल ने कर दिया, बट ऐसा नहीं था। वो ही जिन और एक सी रैंकर का बंदा था। तभी उनके पीछे जिनू और सोंगी भी आते हैं, जिन्हें देखकर सांगमिन बहुत खुश हो जाता है। वही पोर्टल के गायब होने पर यूनो सोचता है कि बस लो लेवल के हंटर्स ही बच गए और किमचुल कहाँ है, आखिर अंदर हुआ क्या। वो जिनू को रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर जिनू उससे गुस्से में कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ और जो भी तुम्हें पूछना है वो अपने गिल्ड वालों से पूछ लो। इस पर गुस्सा होते हुए यूनो कहता है कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, इसे कोई ऑर्डर या धमकी समझ लो। इस इंसिडेंट में मेरे 6 लोग गायब हुए हैं, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और तुमसे पूछना चाहता हूँ। इस पर जिनू कहता है कि ये सेंस बनाता है, बट मैंने तुम्हारे 2 लोगों को बचाया है, इसलिए एज ए इंचार्ज तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए। ये सुनकर यूनो का गुस्सा शांत हो जाता है और वो जिनू से दिल से माफी मांगता है। यूनो ही जिन से पूछता है कि आखिर ये बंदे की प्रॉब्लम क्या है, ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। ईजिन कहती है कि पता नहीं क्यों पर बॉस को हराने के बाद इसका मूड बहुत खराब हो गया, मुझे लग रहा है कि ये बहुत थक गया होगा, वैसे वो एक बुरा आदमी नहीं है। तभी यूनो सांगमिन से कहता है कि कुछ भी हो जाए इस बंदे को हमारे गिल्ड लाओ। फिर जिन वो सोंगी को अपने घर छोड़ता है, जहाँ सोंगी उसे उसके नाम से बुलाती है और कहती है कि आज के लिए शुक्रिया, कल हम फिर से मिलेंगे। वही जिन वो देखता है कि बाहर एक दिन भी नहीं बीता है, जबकि उन लोगों ने 6 दिन अंदर बिताए थे। जिनू
ने डंजन में बारूका को सोल्जर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बारूका जिनू से बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसके सभी अटेम्प्ट्स फेल हो गए और वो बस उसका नाइफ ही ले पाया। जिनू सोचता है कि मेरे पूरे दिन की मेहनत पानी में गई, बट तभी उसे आयरन की याद आती है। वही अगले दिन अपने चमकीले आर्मर में जिनू उसे मिलने आता है। जिनू उसे बताता है कि हम रास्ते में किसी और को भी पिकअप करने वाले हैं। फिर कुछ देर बाद सोंगी भी गाड़ी में चढ़ जाती है और कहती है कि कल रात मैं सो नहीं पाई, हाँ तुम्हें घर जाते टाइम सुबह हो गई थी। वही जिनू सोचता है कि क्या इन दोनों ने एक साथ रात बिताई। वैसे बॉस आपको पता है ना कि मिस सोंगी अंडर एज है। इस पर जिनू कहता है तो कुछ नहीं। कुछ देर बाद डंजन में जिनू पूछता है कि ये चीजें क्या है। जिनू कहता है कि हाँ बराबर, मैंने अभी तक तुम्हें ये दिखाया नहीं ना। वैसे ऐसा समझ लो कि ये मेरा स्किल्स का ही एक पार्ट है। ये तो समझाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। फिर जिनू के इशारे पर वो शैडोज क्रिस्टल निकालने लगते हैं। जिनू कहता है कि भाई एटलीस्ट मुझे क्रिस्टल तो जमा करने दो। इस पर एक शैडो उसे क्रिस्टल ला कर देता है। फिर वो दोनों 19 क्वेस्ट कंप्लीट करके रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। जिनू पूछता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है। जिनू बताता है कि वो पहले एसोसिएशन को गिल्ड मास्टर के लाइसेंस के लिए रिटन टेस्ट देगा और उसे एज बार्गेनिंग चिप यूज करके उसके फादर को मनाएगा। वैसे तुम क्या करोगे। जिनू कहता है कि मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे कुछ टाइम तक कांटेक्ट नहीं कर पाओगे और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जिनू कहता है कि भाई अगर मैं तुम्हें अनोइंग लग रहा हूँ तो पहले ही बता दो, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगा। मेरा एक भाई है जो मुझसे 10 साल बड़ा है, पर वो मुझे पसंद नहीं करता। हमने साथ में भाइयों की तरह कभी भी टाइम नहीं बिताया। उसके कंपेयर में ना ही कि तुमने बस मुझे बचाया, बल्कि मेरी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट की। मैं सच में विश करता हूँ कि तुम मेरे भाई होते हैं। इस पर जिनू उसे बियर देते हुए कहता है कि अच्छा ऐसा है तो आज से तुम मेरे छोटे भाई। ये सुनकर जिनो बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर सुबह जिनू जीना को ये बताकर बाहर जाता है कि वो 5 दिनों के लिए बाहर जा रहा है। जीना पूछती है कि क्या तुम ट्रिप पर जा रहे हो और तुम्हारे साथ कौन है। जिनू कहता है कि मैं एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ। अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनी। दूसरी ओर एक कोरियन हंटर यूएस जा पहुँचता है, जिसकी औरत से कई लोग बेहोश हो गए थे। वो हंटर कहता है कि चिंता मत करो, वो लोग बस बेहोश हुए हैं। पर वो बंदा कोरियन था, इसलिए दूसरा बंदा उसकी बातें समझ नहीं पाता। हालांकि वो अपने टूटी फूटी इंग्लिश में कहता है कि आई एम ह्यूमन, आई वॉन्ट टू गो होम। फिर कुछ देर बाद उसे अरेस्ट किया जाता है। एजेंट बताता है कि वो खुद को एज अ फॉरेन हंटर क्लेम करता है और बताता है कि वो 10 साल से गेट में ट्रैप था और बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर उसने खुद को यूएस के अंदर जाने वाले गेट में देखा। वो इंग्लिश बोल नहीं सकता, इसलिए हम उसका कुछ पता नहीं लगा पा रहे और ये इंटरप्रेटर असिस्टेड इंटरोगेशन भी पेंडिंग है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक ह्यूमनॉइड मैजिक बीस्ट है। हमने वॉशिंगटन से एक एस रैंक हंटर को बुलाया है जो कि इसकी ही कंट्री का है। यहाँ पर वो दोनों डोंगसू की बात कर रहे थे। एजेंट बताता है कि इसका नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, पर वो खुद को संग इलवान कहता है। मीनवाइल जिनो उसके फादर को अपना गिल्ड उसे हैंड ओवर करने कहता है। उसका फादर कहता है कि तुमने जिन संग का प्लान सुना है ना, फिर भी तुम ऐसी रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो। जिनो कहता है कि मेरे भाई का प्लान है कि वो एक आउटसाइडर को गिल्ड का मास्टर बनाएगा, पर ये हमारी कंपनी के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। फादर कहते हैं कि वो संग जिनू है ना, डबल डंजन इंसिडेंट, वांग डोंगसुक के टीम का एनाइलेशन और सुपरविजन डिपार्टमेंट के प्रिजनर को मारने का इंसिडेंट, वो इन तीनों में इन्वॉल्व था। इवन वो तुम्हारे ऑर्गेनाइज किए हुए रेड्स में भी पार्टिसिपेट करता है और वो 5 दिन पहले हुए व्हाइट टाइगर गिल्ड के रेड गेट इंसिडेंट में भी था। लोगों का मानना है कि उसने इन सभी सर्वाइवर्स को बाहर लाया और सच बताना तुमने उसकी मदद से ही गिल्ड मास्टर लाइसेंस ऑब्टेन किया है ना, और तुम्हें उसे अपने गिल्ड का मास्टर बनाना है। फिर भी जिनो उसके फादर को यूजिन गिल्ड देने कहता है। फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें कोशिश करने दे सकता हूँ, पर एक कंडीशन पर। मैंने सुना है कि उस रेड गेट इंसिडेंट के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड भी उसे सीक्रेटली रिक्रूट करना चाहती है, बट ऐसा होने से पहले तुम्हें उसे अपने गिल्ड में ज्वाइन कराना होगा। इसके लिए जिनो मान जाता है। दूसरी ओर सांगमिन जिनू का उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा था। वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि जिनू कहीं बाहर गया है और घर में सिर्फ उसकी बहन है। उसने कोई भी मिशन में रिसेंटली पार्टिसिपेट नहीं किया और उसका बॉर्डर क्रॉस करने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसकी एसोसिएशन ने लास्ट ट्रैक की हुई लोकेशन बताती है कि वो अर्बन एरिया के सेंटर में था एंड आई वंडर कि वो अब कहाँ होगा। वही जिनू याद करता है कि सरबरस से फाइट करते टाइम वो 20 लेवल का था, पर अब उसका लेवल इससे 3 गुना ज्यादा है। मतलब अब वो डीमंस को इजीली डिफीट कर सकता है। वो अंदर एंटर करता है और देखता है कि अब उसे डीमन सोल्स कलेक्ट करनी है और वो भी 10,000 सोल्स। पर आज या जिनू किसी दूसरे काम से आया था, इसलिए उसके सामने 10,000 हो या 1 लाख, वो ये काम करके ही रहेगा। वो सभी मॉन्स्टर्स को मारकर देखता है कि फॉर सम रीजन वो उनकी शैडोज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तभी उसे एंट्री पास मिलता है जो कि किसी भी फ्लोर पर जाने का एक परमिट है, पर वो इसे सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता
करता था, इसलिए वो इसे संभाल कर रख देता है और सोचता है कि ये सिटी बहुत बड़ी है, इससे पैदल पार करना बहुत टायरिंग रहेगा। इसलिए वो उन आइस बियर्स के बॉस को निकालता है और सोचता है कि सच में तुम बहुत बड़े हो यार। वही वो बियर उन मॉन्स्टर्स के बीच से चार्ज करते हुए निकलता है। ये देखकर तो जिनू भी बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसका नाम टैंक रख देता है। दूसरी ओर हम स्विमिंग कर रहे चाय यन को देखते हैं, जिसे देखकर कुछ लड़कियां उसके सुंदरता की तारीफ करने लगती है। वही वो जोंग इन के साथ के मीटिंग को याद करती है, जहाँ जोंग इन कुछ लोगों को ही उन पंखों वाले एंट्स के बारे में बताना चाहता था। चायन कहती है कि इसकी जगह हम सभी को ही इसके बारे में क्यों ना बता दे। जोंग इन बताता है कि ये ऑर्डर एसोसिएशन की तरफ से है। उनका मानना है कि अगर इसे अभी डिस्क्लोज किया गया तो इससे अननेसेसरी पैनिक फैलेगा, पर चिंता मत करो, हमें भी अपनी पावर बिल्ड करनी होगी जिससे हम इस कंट्री की लार्जेस्ट गिल्ड बनकर सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके। जिनू सोचता है कि इसकी को ऑब्टेन करने के बाद मुझे चिंता थी कि ये जगह एक एस रैंक डंजन होगा और देखने से लगता है कि यहाँ जो डीमंस अपीयर हो रहे हैं वो बस बी रैंक के ऊपर वाले हैं। वो ग्रेट नंबर्स में आते हैं और भी स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, बट अब जब मेरे पास परमिट है इसलिए मैं बिना चिंता उन्हें मारने पर फोकस कर सकता हूँ। और अगर ये डीमन कासल का स्ट्रक्चर ओरिजिनल टावर से सेम है तो यहाँ पर भी 100 फ्लोर्स होंगे एंड आई वंडर कि टॉप फ्लोर पर पहुँचने के बाद मैं और कितना स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और मैंने जीना को भी प्रॉमिस किया है तो आज की ये मेरी बैटल टाइम के साथ होगी। वो देखते ही देखते 10,000 सोल्स जमा कर लेता है और 15 फ्लोर पर एक जायंट डीमन के सामने आकर अपने शैडोज को रिलीज करता है और उनसे कहता है कि बस उस बड़े जायंट डीमन को छोड़कर सभी को मारो। फिर उन दोनों आर्मीज में फाइट शुरू हो जाती है। जिनू बताता है कि इंटेलिजेंस इंक्रीज करने की वजह से वो और भी सोल्जर्स निकाल पा रहा है और माना को प्रिजर्व भी कर पा रहा है। और ये मोटा कितने टाइम तक ऐसे बैठे रहेगा, अगर ये हिला नहीं तो मुझे ही पहले इस पर अटैक करना होगा। तभी वो डीमन जिनू के शैडोज पर अटैक कर देता है। जिनू उसे ऐसा बोलते हुए एक जोरदार पंच मारता है कि तुमने उनके साथ क्या किया। वही वो सोचता है कि मैंने बस उसे एक पंच मारा था, क्या मैंने ज्यादा पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए। तभी वो डीमन भी अपनी स्किल यूज करता है जो कि सरबरस ने भी की थी, लेकिन सही टाइम पर जिनू आयरन से शील्ड मांग कर उस डीमन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो कि वो अपने इतने बड़े साइज के बावजूद भी बहुत फास्ट कर पा रहा था। लेकिन मौका देखकर जिनू उस पर अटैक करने जाता है। हालांकि वो डीमन जिनू के मूव्स को पढ़ पा रहा था। जिनू सोचता है कि मैं सिर्फ उसके एक ही जगह पर अटैक कर सकता हूँ और वो है उसका छोटा सर। फिर वो उससे भागते हुए सोचता है कि मुझे कैसे भी इसके अजीब मोमेंट्स को रोकना होगा, बट कैसे। तभी वो सामने वाली बिल्डिंग पर चढ़ जाता है, जिससे वो डीमन अपने स्पीड की वजह से बिल्डिंग से टकरा जाता है और जिनू उसे अपने रेड ब्लेड से मार डालता है। आगे जाकर वो मीटस द गाइड ऑफ सोल्स के आर्मी को भी मारकर उस इमॉर्टल डीमन को भी बटर की तरह काट डालता है। अब उसका खाना 75th फ्लोर पर खत्म हो गया था, इसलिए वो और आगे नहीं जाता। पर इस टाइम उसे बहुत अच्छी चीजें मिली थी, जैसे कि उस स्केलेटन को मारने के बाद उसका नेकलेस, 15 फ्लोर पर ये इयररिंग्स और डिस्प्ले देखने से लगता है कि यहाँ पर और एक बॉस लेवल मैजिक बीस्ट होगा। वही उसे एक रेड बॉल भी मिला था, जो कि उसके तो कोई काम का नहीं था, बट अगर वो उसे अपने मैजिक सोल्जर्स को दे तो उनकी मैजिक पावर डबल हो सकती है। फिर उसे कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स से और एक डंजन की मिलती है, जिसकी इंफॉर्मेशन अनक्लियर थी। हालांकि उसने 15 फ्लोर से और 75th फ्लोर से एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 2 मटेरियल ऑब्टेन कर लिए थे और अब उसे अपनी मदर को बचाने के लिए सिर्फ एक ही मटेरियल चाहिए था। दूसरी ओर डोंगसू यूएस पहुंचकर कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि एक बोलने वाला भी मैजिक बीस्ट हो सकता है। एलवान कहता है कि मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं हूँ, चाहे तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट करवा लो। डोंगसू कहता है कि अपना मुंह बंद करो और मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। मैं बहुत चिढ़ा हुआ हूँ क्योंकि उन लोगों ने मुझे एक अच्छे मोमेंट से बुलाकर ये परेशानी मुझ पर तोप दी। एलवान कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, तुम ह्यूमंस को गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना पता है। डोंगसू कहता है कि तुम कह क्या रहे हो। एलवान कंटिन्यू करता है कि डंजन्स, गेट्स, मैजिक बीस्ट वो सब फ्यूचर में होने वाले एक डिजास्टर के साइंस है। एक बहुत खतरनाक फोर्स अवेकन हो गई है, बट मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ और मेरा गोल है उस डिजास्टर को होने से रोकना। डोंगसू कहता है कि फालतू चीजें बोलना बंद करो, तुम्हें पता है क्या कि इस दुनिया में कितने हंटर्स हैं। एलवान कहता है कि फोर्स के सामने चाहे कितने भी लोग हो वो पावरलेस है, वो सभी मारे जाएंगे, पर तुम्हारे में कुछ स्ट्रेंथ लग रही है। इस पर डोंगसू कहता है कि क्या वैसे क्या मैजिक बीस्ट के भी इंसानों की तरह नाम होते हैं, और यहाँ तो तुम्हारी वाइफ और 2 बच्चे भी हैं। वैसे तुमने अपने बेटे का नाम क्या बताया? जिनवू। वैसे तुम्हारे पास से ये मर्डरस ऑरा क्यों निकल रहा है? इस पर डोंगसू कहता है कि मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दूंगा, बट मैं ये तुम्हें जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हारा बेटा पहले ही मारा जा चुका है। अगर तुम्हारे पास कोई आखिरी वर्ड्स हो तो नरक में जाकर उसे बता देना। लेकिन जिनू के पापा उसे पलक झपकते ही हरा देते हैं और ये सब होते हुए वो दोनों एजेंट्स भी विटनेस करते
है। फिर गेट से बाहर आकर जिनवू सोचता है कि मैंने एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 2 चीजें कलेक्ट कर ली है, अब सिर्फ एक ही चीज बाकी है, वो है डीमन किंग का प्यूरिफाइड ब्लड। पर उसे ऑब्टेन करने के लिए मुझे फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना होगा। डीमन कासल की ट्रिप करते टाइम मेरा लेवल बहुत इंक्रीज हुआ है। हावेवर मेरी रैंक ऑफिशियली अभी भी ई रैंक है, मुझे और भी लेवल अप करते रहना होगा। बट मैं एज ई रैंक हाई लेवल रेड मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मुझे अपनी रैंक छुपानी बंद करनी होगी। और वैसे भी मैं ये हमेशा छुपाते नहीं रह सकता, इसलिए मुझे अपनी रैंक फिर से रीअसेस्ट करानी होगी। अगले दिन वो हंटर एसोसिएशन जाता है जहाँ कीचुल व्हाइट टाइगर गिल्ड के लिए कुछ न्यू टैलेंट ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर जिनवू पर पड़ती है, इसलिए वो जल्दी से यूनो को कॉल करके बताता है कि वो यहाँ पर आया है। मैं श्योर हूँ कि वो यहाँ पर अपनी रैंक रीअसेस्ट कराने आया है। ये सुनकर यूनो कहता है कि मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। वही एक सी रैंकर एक ई रैंकर से कहता है कि ज्यादा चिंता मत करो, मैंने सुना है कि इवैल्यूएशन बहुत सिंपल है। वो ई रैंकर बताता है कि मुझे हंटर बनकर पैसे कमाने होंगे, उन पैसों से मैं अपनी वाइफ और बेटी के साथ रह सकता हूँ जो मुझे छोड़कर चले गए हैं। सी रैंकर कहते हैं कि देखो, जब तक तुम्हें डी रैंक के उससे ऊपर की रैंक मिलती है तो वहाँ पर खड़ा गिल्ड स्टाफ तुम्हें इनविटेशन ऑफर देगा और सब ठीक रहेगा। जब तक तुम्हें ई रैंक न मिले तुम उससे अपनी लाइफ नहीं निकाल पाओगे। वही जिनवू सोचता है कि एक टाइम पर वो भी एक ई रैंकर था। तभी उसे अंदर बुलाया जाता है। वो लड़की उससे सभी डिटेल्स लेकर उसे बताती है कि अपना हाथ उस ब्लैक क्रिस्टल पर रखो और इंतजार करो। जिनवू ऐसा ही करता है पर मशीन में एरर आता है। वो फिर से ट्राई करता है बट फिर से एरर आ जाता है। तभी उसका हायर अप पूछता है कि क्या हुआ। वो लड़की बताती है कि मशीन के साथ कुछ तो गड़बड़ है, हम जितनी भी बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन मशीन रिजल्ट नहीं बता रही। डायरेक्टर मशीन चेक करता है और समझ जाता है कि ये मशीन की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इस बंदे की मैजिक पावर मशीन के लिमिट को एक्सीड कर रही है, मतलब कि ये इस कंट्री का 10th एस रैंक हंटर है। मीनवाइल जोंग इन जिनचुल से पूछता है कि उन पंखों वाले एंट्स पर रिसर्च कैसे चल रही है। जिनचुल बताता है कि इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट ने उन पर ऑटोप्सी कंडक्ट किया है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स और मैजिकल पावर ये स्पीसीमेंस के कंपेयर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट अभी कंक्लूजन पर पहुंचने में बहुत टाइम है। जोंगिन कहता है कि अच्छा, पर आजकल बहुत सारी चीजें हो रही है, मैंने उस रेड गेट के इंसिडेंट के बारे में भी सुना है। व्हाइट टाइगर गिल्ड ने एक नॉन मेंबर को रेड मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया, इवन उन्होंने उस डंजन बॉस को भी उसे हराने दिया। आखिर वो बंदा कौन है? जिनचुल कहता है कि उस दिन मैं भी वहाँ था बट मुझे भी नहीं पता। जोंगिन कहता है कि सुनकर बुरा लगा, वैसे वहाँ पर इतनी नॉइज क्यों हो रही है? जिनचुल कहता है कि लगता है कि वो लोग अपनी पावर असेस्ट कर रहे हैं, मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ। इस पर जोंगिन भी कहता है कि मैं भी आऊंगा, मैं भी जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर बात क्या चल रही है। दूसरी ओर सभी ये जानकर बहुत हैरान रह गए थे कि मशीन जिनवू के पावर को मेजर नहीं कर पा रही। अब तक सिर्फ 9 ही लोग थे जिनके पावर को वो मशीन मेजर नहीं कर पाई। इसका मतलब कि क्या हंटर संग इस कंट्री का 10th एस रैंक हंटर है? वही कीचुल सोचता है कि ये जैसे यूनो ने सोचा था वैसे ही हो रहा है, मुझे जल्दी से जिनू से बात करनी होगी। वही डायरेक्टर जिनू से कहता है कि हम तुम्हारा लाइसेंस जल्दी ही अपडेट कर देंगे। तभी जिनवू किसी की ऑरा महसूस करता है क्योंकि वहाँ पर हंटर्स गिल्ड का लीडर चोए जोंगिन आ रहा था। जोंगिन को देखकर जिनू सोचता है कि ये बंदा फायर टाइप के मेजर्स का पिनाकल है जिसे लोग दी अल्टीमेट हंटर भी कहते हैं और मेरा निकनेम भी उससे ही ओरिजिनेट हुआ है। वही जोंगिन समझ जाता है कि ये डिस्टरबेंस जिनू की वजह से है। वो कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ हंटर्स गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव चोई जोंगिन, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने कौन सा गिल्ड ज्वाइन करने का डिसाइड किया है? अगर ठीक हो तो क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बट जिनू कहता है कि माफ करना, मैं जल्दी में हूँ। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि उसने जोंगिन का ऑफर मना कर दिया। जोंगिन कहता है कि मिस्टर वू, मैंने उसे बताया ना कि मैं कौन हूँ। हाँ तुमने बताया। और जिनू सच में एक एस रैंक हंटर निकला। वो बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया, लगता है कि वो एक असैसिन टाइप का हंटर है। तभी वहाँ पर भागते भागते यूनो आता है। यूनो को देखकर जोंगिन को उसके सवाल का जवाब मिल जाता है। वो सोचता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड यहाँ से पास नहीं है, फिर भी वो भागते भागते यहाँ आया, मतलब कि संग जिनवू सच में इसके वर्दी होगा। इसका ही मतलब ये होता है कि संग जिनवू ही वो नॉन मेंबर था जिसने रेड गेट को अकेले कॉन्कर किया। तभी यूनो जोंगिन को देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि सभी लोगों में उसे ही ये पता लगना था। वही जिनवू अपने मदर को देखकर सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी मोमेंट होश में आ जाओगे, माँ मेरा थोड़ा और इंतजार करना। बाहर उससे जिनचुल कहता है कि तुमने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं कितना अंधा हूँ। हमारे सर्विलेंस डिवीजन पर टास्क है हंटर्स को मॉनिटर करने का और उन्हें पनिश करने का जो लॉस को ब्रेक करते हैं। मैं अपने लोगों को जज करने के एबिलिटी पर बहुत कॉन्फिडेंट था। जिनवू पूछता है कि क्या मैं भी ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विलेंस हूँ? जिनचुल कहता है कि हम तुम्हें एज ए क्रिमिनल मॉनिटर नहीं कर रहे हैं और सर्विलेंस डिवीजन ही एक है जो हंटर्स को कंट्रोल कर
सकती है। हावेवर एस रैंक हंटर्स के सामने हम भी पावरलेस है, इसलिए कोई तुमसे मिलना चाहता है। तभी अंधेरे में से हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो गनी बाहर आते हैं। फिर गनी उसे एस रैंक बनने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं और सीधे पॉइंट पर आकर कहते हैं कि हंटर एसोसिएशन खुद में ही बहुत बड़ी है, बट हमारे पास कुछ ही ग्रेट हंटर्स हैं। ज्यादातर हंटर्स हायर स्टेटस और इनकम के लिए बड़े बड़े गिल्ड ज्वाइन करते हैं और चीफ वू भी एसोसिएशन के टॉप एक्सपर्ट्स में से ही एक है, बट वो सिर्फ एक के रैंक है। मैं पॉइंट पर आता हूँ, क्या तुम हम में से एक बनोगे? मैं तुम्हारे लिए एसोसिएशन में एक अच्छी इंपॉर्टेंट पोजीशन अरेंज करूंगा। और अगर सच कहूँ तो इस कंट्री को अभी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, बल्कि वो हंटर्स करते हैं जो पब्लिक को मैजिक बीस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। और इनके बीच 5 मेजर गिल्ड्स हैं, बट ये पांचों भी बैलेंस को बेयरली मेंटेन कर पा रहे हैं। जैसे ही तुम एक को ज्वाइन करोगे तो ये बैलेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए इस कंट्री की भलाई के लिए हंटर एसोसिएशन को 6th पावर बनना ही होगा, जिससे वो उन पांचों को कंट्रोल कर पाए। तुम्हारे पास पावर है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन करो। क्या सोचते हो? इस पर जिनू सोचता है कि अगर मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी और गवर्नमेंट और मीडिया को चेयरमैन की ही बातें सुननी होगी। एंड एज अ हंटर वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इतना ही नहीं, वो इस कंट्री के पहले एस रैंक हंटर है जो अवेकन हुए थे। उनकी फिजिक देखने से लगता नहीं कि वो 80 साल के ऊपर होंगे, बट फ्रंट लाइन से पीछे हटने के बाद वो लगभग मेरे लेवल के हैं। अगर मैं इनका इनविटेशन एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरी न्यू लाइफ शुरू हो सकती है। बट वो कुछ सोचने के बाद कहता है कि माफ करना, मैं आपका ऑफर रिफ्यूज करता हूँ। ये सुनकर गनी सोचने लगते हैं कि आखिर तुमने भी पैसा ही चुना। बट जिनू कहता है कि मैं बैटल के लिए ठीक हूँ। क्या तुम्हारा मतलब तुम बस मैजिक बीस्ट से फाइट करना चाहते हो? जिनू कहता है कि हाँ, मेरी जगह ये डंजन में ही है। गनी सोचने लगते हैं कि क्या इसने यही चूज किया है? बहुत साल हो गए हैं जब मैंने ऐसा फील किया हो। अगर मैं 10 साल और छोटा होता तो मैं इसके साइड से फाइट करता। गनी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें और फोर्स नहीं करूंगा। जिनू कहता है कि मेरी छोटी बहन घर पर है, इसलिए मुझे जाना होगा। उसके जाने के बाद गनी कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं कितना डिसअपॉइंटेड हूँ जब मुझे पता चला कि एक एस रैंक हीलर भी एजिंग को क्योर नहीं कर सकता। अभी के मेरे सभी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। वैसे चीफ वू मेरे साथ ड्रिंक करोगे? मैं नहीं करता। गनी कहते हैं कि ठीक है, बट आई वंडर जिनू को ड्रिंक करना पसंद होगा या नहीं। वही जिनू सोचता है कि हंटर एसोसिएशन ज्यादातर डी और ई रैंक के डंजन को हैंडल करती है, बट मुझे जल्द से जल्द लेवल अप करके अपने मदर को क्योर करना होगा। कुछ टाइम बाद हम डोंगसू को देखते हैं जो कहता है कि डिप्यूटी डायरेक्टर, तुम्हें मेरे जैसे लूजर से क्या चाहिए? डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ डायरेक्टली पूछना है। वो संग इलवान नाम का बंदा क्या सच में एक मैजिक बीस्ट है? इस पर उसे याद करते हुए डोंगसू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो कोई इंसान की पावर थी? मुझसे कोई गलती नहीं हुई, वो पक्का एक मैजिक बीस्ट है। डायरेक्टर जाते हुए कहता है कि अच्छा, अब तुम आराम करो और डिस्चार्ज होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आओ। डोंगसू पूछता है कि फिर उस बंदे का क्या? डायरेक्टर कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उसे ट्रैक कर रही है, बट जबकि उसने तुम्हें हराया है तो हम ये कह नहीं सकते कि वो कब पकड़ा जाएगा। उसके जाते ही डोंगसू इलवान की बात याद करता है। इलवान कहता है कि मेरे फैमिली के पास मत आना, मैं ये तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम मेरी बात याद रखना, तुम मुझसे मरने के बाद भी नहीं बच सकते। ये याद करके डोंगसू बहुत चिढ़ जाता है और सोचता है कि मैं बहुत बुरी तरह हारा, बट मुझे पता है कि वो कहाँ जाएगा। मुझे बस इक्विपमेंट चाहिए, एक आर्टिफैक्ट जो उसे क्रश कर सके। आर्टिफैक्ट से मैन मेड रेलिक है। हंटर वर्ल्ड में ये हाई लेवल के इक्विपमेंट्स होते हैं जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन भी नहीं बना सकते। आज की दुनिया में इन्हें ऑनलाइन ऑक्शन में खरीदा जा सकता है। वही जिनो सोचता है कि ये सब इतने महंगे क्यों है, बट डीमन कासल को कॉन्कर करने के लिए मुझे इक्विपमेंट चाहिए होंगे, पर स्टोर पर जो चीजें हैं वो मुझे पसंद नहीं आ रही। तभी उसे रेड बॉल की याद आती है। वो बताता है कि मार्केट में मिलने वाले हाई लेवल के इक्विपमेंट्स भी 20 या 30% पावर इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये बॉल मैजिक डैमेज को डबल कर सकता है। इसका मतलब ये हाई प्राइस में बिकेगा, बट एक ही रैंक के हाथों में ये होगा तो सवाल उठेंगे कि आखिर ये मुझे मिला कहाँ से। अगर मेरे पास एक ए रैंक के गेट में एंटर करने का रिकॉर्ड हो तो मैं उसे एज ए एक्सक्यूज यूज कर सकता हूँ, बट ऐसे ही रैंकर में हाई लेवल रेड मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तभी उसे पता चलता है कि एक गिल्ड माइनिंग टीम रिक्रूट कर रही है। अगले दिन गुनी जिनू की इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये फोटो में बिल्कुल अलग लग रहा है, क्या ये कोई फॉल्स रैंकर है? जिनचुल बताता है कि रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि वो पहले बहुत बार क्रिटिकली इंजर्ड हुआ है, इसका मतलब वो फॉल्स रैंकर नहीं है। गुनी कहते हैं कि बार बार हॉस्पिटल जाना आना, वो अभी तक जिंदा है, ये चमत्कारी है। जिनचुल बताता है कि अपने सिक मदर के मेडिकल एक्सपेंसेस और अपनी छोटी बहन के ट्यूशन फीस भरने के लिए वो फंड्स जमा करके अपने फैमिली को
को अकेले संभालता है। ऐसा देखना आज की दुनिया में बहुत रेयर है। वो सच में एक डिवोटेड बंदा है। वैसे मुझे न्यूज मिली है कि उसने हंटर्स गिल्ड के एक रेड मिशन को ज्वाइन किया है। ये सुनकर गनी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिन्हों ने कहा था कि वो कोई भी गिल्ड ज्वाइन नहीं करेगा, बट वो भी ह्यूज साइनिंग बोनस पाने की टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाया। बट उसे जिनचुल बताता है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उसने उनकी माइनिंग टीम ज्वाइन की है। ये सुनकर गनी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये बंदा बहुत छुपा रुस्तम है। दूसरी ओर जिनवू खुद को एज ए कॉम्बैट टाइप हंटर बताकर माइनिंग टीम ज्वाइन करता है और सोचता है कि लार्ज स्केल रेड मिशन जैसे हाई लेवल डंजन को कॉन्कर करने में टीम वर्क एसेंशियल होता है। यहाँ मैजिक बीस्ट को हंट करने के लिए असोल्ट टीम्स होती है, जैसे कि किमचुल की थी। फिर माना क्रिस्टल्स को जमा करने के लिए माइनिंग टीम्स होती है और मैजिक बीस्ट के बॉडी को रिकवर करने के लिए रिकवरी टीम्स होती है। ज्यादा लोगों को यूज करने से ज्यादा बेनिफिट होने का पोटेंशियल होता है। मीनवाइल डंजन में जोंग इन चुटकियों में 3 बड़े मैजिक बीस्ट को अपने फायर मैजिक से मार डालता है और टैंकर्स की मदद से अपनी फायर को ब्लॉक करता है। वो कहता है कि अगर उनकी बॉडी पूरी तरह से जल जाए तो वो कुछ काम की नहीं, इसलिए मैंने उन पर थोड़ा तरस खाया और हमारे अराउंड के एनिमीज भी अभी तक निपट चुके होंगे, इसलिए चलो। वैसे जिन लेडीज की स्मेल सेंसिटिव है, उन्हें जलने की स्मेल को थोड़ा सहना होगा। वही जिनू देखता है कि असोल्ट टीम बाहर आ रही है और क्या उन लोगों ने बॉस को छोड़कर सभी मैजिक बीस्ट को मार भी दिया। वैसे कल जब मैं उसके पास से गुजरा तब मैं उसके स्ट्रॉन्ग ऑरा को फील कर सकता था। उसने किसी को भी बिना करो जाए ए रैंक गेट से बाहर निकाला। लोग इसके बारे में जो कहते हैं वो एकदम सच है। और क्या ये वो है हंटर्स गिल्ड की वाइस मास्टर एंड इस कंट्री की 9th एस रैंक हंटर दी डांसर चाई हैन। ये बहुत टेरिफाइंग है। उसके तरह ऑरा वाले इस दुनिया में कुछ ही गिने चुने होंगे। तभी चाई हैन को भी इंटेंस ऑरा फील होता है, जैसे कि चेयरमैन उसके सामने ही हो। वही जिनो सोचता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा परसेप्टिव है। फिर असोल्ट टीम के बाद अब माइनिंग टीम और रिकवरी टीम की बारी आती है और सभी लोग जोर शोर से अपना काम शुरू कर देते हैं। वही जिनो सोचता है कि मैजिक पावर इस डंजन में भरी हुई है। ये डीमन कासल के वल्कन और मीटस से भी बहुत स्ट्रॉन्गर है। मुझे देखना है कि आखिर ये ए रैंक का बॉस कितना स्ट्रॉन्ग होता है। वही वो सुनता है कि बाकी माइनर्स उसके बारे में बुराई कर रहे हैं कि टीम लीडर ने की रैंक को क्यों लिया। तभी एक बंदा जिनू से टकरा जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है, बट जिनू के देखने पर उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो उसकी माफी मांगकर सोचता है कि ये बंदा क्या सच में की रैंकर है। और यही सवाल बाकियों के मन में भी आता है जब वो जिनू को काम करते हुए देखते हैं। फिर लंच ब्रेक में जिनू कहता है कि मैं काम करूंगा, आप लोग आगे जाओ। फिर उनके जाने के बाद जिनू अपना नाटक बंद करता है और उस बॉस को देखने के लिए दौड़ लगाता है। वो बॉस रूम के पास फील करता है कि ये बॉस मीटर्स से भी स्ट्रॉन्गर है। मेरे रीजंस बता रहे हैं कि बॉस से मत लड़ो, अगर मैं बॉस को हरा दूंगा तो गेट बंद हो जाएगा और इससे हंटर्स गिल्ड को बहुत नुकसान होगा, बट मैं उससे थोड़ा सा ही देख कर आऊंगा। तभी चाइयन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। जिनू सोचता है कि मैं कितना केयरलेस हूँ, आखिर मैं सोच क्या रहा था। वो कहता है कि मैं रास्ता भटक कर यहाँ आया। चाइयन कहती है कि रास्ता भटक कर, क्या तुम माइनिंग टीम से हो? ये बॉस रूम है, इसलिए पीछे हट जाओ। जिनू सोचता है कि चाइयन लोग जैसा कहते हैं वैसी ही है, मैंने उसे बिल्कुल नोटिस नहीं किया जब तक उसने मुझसे बात नहीं की। वही चाइयन सोचती है कि क्या मैंने उसके हाथों में एक वेपन देखा। वो कहती है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, अगर तुमने बॉस को उकसाया होता तो माइनिंग टीम खत्म हो जाती। इस पर माफी मांगकर जिनू वहाँ से जाने लगता है। तभी चाइयन उसे रुकने कहती है और उसकी स्मेल लेती है, जहाँ से उसको बिल्कुल भी बदबू नहीं आती। वो पूछती है कि क्या तुम सच में एक हंटर हो। जिनू के हाँ कहने पर वो उसकी आईडी देखती है और कहती है कि कुछ नहीं, तुम वापस जाते वक्त ठीक से जाना, ये डंजन बहुत बड़ा है। उसके जाने के बाद चाइयन सोचती है कि क्या उसकी रैंक लो होने की वजह से उससे बदबू नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि वो अच्छा स्मेल कर रहा था। कुछ देर बाद माइनिंग टीम लीडर जिनू से कहता है कि मैंने सुना कि तुम रास्ता भटक कर चाइयन से मिले, तुम सच में बहुत लकी हो, हम बस उसे दूर से ही एडमायर कर सकते हैं। वो अपना खुद का रेस्ट टाइम सैक्रिफाइस करके पेट्रोलिंग करती है, जिससे वो हमें बॉस से प्रोटेक्ट कर सके। वो बहुत भरोसेमंद लड़की है और इसी कारण से वो बॉस रूम तक गई थी। वही दूसरा बंदा बताता है कि चाइयन को दूसरे हंटर्स के सेंट से अनकंफर्टेबल फील होता है। मैंने सुना है कि ये उसके यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है, इसलिए वो अपना नाक हैंडकरचीफ से हमेशा ढकी रखती है। बट जिनू याद करता है कि उसका रिएक्शन उसके साथ बिल्कुल अलग था, शायद मुझसे हंटर जैसी स्मेल नहीं आती होगी। और ऐसी ही कुछ बात बारूका ने भी कही थी, क्या ये मैं एक प्लेयर हूँ इसकी वजह से हो सकता है, आखिर ये सो कॉल्ड प्लेयर है क्या। फिर टीम लीडर जिनू को उसके पैसे देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमने बहुत जल्दी काम किया, मुझे तो लग रहा था कि तुम सीक्रेटली एक्सीवेटर यूज कर रहे हो। मैं इस फील्ड में बहुत टाइम से हूँ, पर अभी तक मैंने तुम्हारे जैसा
का टैलेंट कभी नहीं देखा। वैसे क्या तुम मेरे लिए काम करने में इंटरेस्टेड हो? मैं तुम्हें अच्छा पैसा भी दूंगा। जिनवू कहता है कि ये सुनकर अच्छा लगा, बट मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए वन टाइम थिंग जैसा है। लीडर कहता है कि अच्छा, बट क्या तुम मेरी और एक दिन मदद कर सकते हो? कल बैक टू बैक ए रैंक और सी रैंक रेड मिशन होने वाले हैं। जिनवू सोचता है कि परसों मेरा री-एवैल्यूएशन डे है। वेट अ मिनट, कल? वो पूछता है कि लीडर कल हंटर्स गिल्ड के भी रेड मिशन होने वाले हैं ना, और वो भी ए रैंक और सी रैंक के? लीडर कहता है कि हाँ, बट कल सेकंड असॉल्ट टीम आएगी और यही हमारी स्ट्रेंथ है। हम 2 ग्रुप्स के साथ ए रैंक गेट्स को रेड कर सकते हैं, जो कि इस कंट्री में कोई नहीं कर सकता। इस पर जिनवू कहता है कि फिर मैं कल कहाँ रिपोर्ट करूँ? जिनवू कल आने वाला है ये जानकर लीडर बहुत खुश होता है। दूसरी ओर चाइयन किसी से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए माइनिंग टीम के संग जिनवू के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो? आगे वाला बंदा कहता है कि आप हंटर संघ के बारे में बोल रही हो। कल मिस्टर चोई जोंग इन ने भी मुझसे यही कहा था, पर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सील्ड है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि एसोसिएशन ने टॉप लेवल हंटर के अलावा किसी और हंटर की इन्फॉर्मेशन सील की हो। चाइयन सोचने लगती है उसका डंजन में बिहेवियर, मिस्टर चोई का उसे इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देना, उसकी ब्लॉक्ड इन्फॉर्मेशन, इसके पीछे कुछ तो है। मैं अभी तक बहुत से हंटर से मिल चुकी हूँ, पर ये मेरा पहली बार है जब मैं किसी ऐसे बंदे से मिली हूँ जिससे अच्छी स्मेल आती हो। अगले दिन जिनवू को उसके टीम मेंबर्स वेलकम करते हैं, जिन्हें देखकर जिनवू को अपने पुराने टीम मेंबर्स की याद आती है। वो सोचता है कि मैंने ऐसा फील बहुत टाइम पहले किया था। फिर असॉल्ट टीम के बाहर जाते ही माइनिंग टीम अपना काम शुरू कर देती है, जहाँ थैंक्स टू जिनवू सभी ने अपना काम बहुत जल्दी कर दिया था। इवन उन्हें देखकर रिकवरी टीम भी हैरान रह गई थी। लीडर फिर से जिनवू को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू फिर से मना कर देता है। तभी वहाँ पर असॉल्ट टीम का कैप्टन सन क्यून आता है और कहता है कि क्या मैं माइनिंग टीम में से किसी को बोरो कर सकता हूँ? जो बंदा हमारा लगेज उठाने वाला था वो किसी कारण नहीं आ पाया। लीडर बहाने मारते हुए कहता है कि सामान हिलाने के लिए रिकवरी टीम में से कोई अच्छा रहेगा। क्यून कहता है कि वो कह रहे हैं कि उनके पास भी बहुत कम लोग हैं, अगर तुम में से कोई असॉल्ट टीम के साथ आना चाहे तो तुम्हें रिस्क अलाउंस भी मिलेगा। लीडर कहता है कि ए रैंक डंजन में जाना ये लो लेवल के हंटर्स के लिए फिट नहीं बैठता और ज्यादा पैसे देने से ये चेंज नहीं होगा। क्यून फिर से पूछता है कि तुम में से कोई आएगा? इस पर जिनवू अपना हाथ खड़ा करता है। लीडर और बाकी उसे समझाने लगते हैं कि अंदर मॉन्स्टर्स होंगे और पैसों के लिए इतना रिस्क लेना तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, पर स्टिल जिनवू जाना चाहता था। एक बंदा कहता है कि इसने कल ही टीम ज्वाइन की है, इसलिए इसे ज्यादा चीजें समझ नहीं आती। क्यून उसकी रैंक पूछता है और ई रैंक सुनने पर मुस्कुराता है और कहता है कि वो कर सकता है। वैसे मैं हूँ अटैक टीम का लीडर सोन क्यून। क्यून कहता है कि कल के गेट के मुकाबले ये थोड़ा बड़ा है, बट इससे कल वाले गेट जितनी स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर नहीं आ रही, और चिंता मत करो, अगर ये डेंजरस होता तो वो लोग हमें यानी सेकेंड टीम को भेजते ही नहीं। जिनवू देखता है कि इस टीम में 6 ए रैंक और 3 बी रैंक के हंटर्स है, हालांकि इनमें कोई भी एस रैंक नहीं है, बट दूसरे गिल्ड्स में ऐसी सेकेंड टीम भी नहीं होती। लेकिन हंटर्स गिल्ड के पास इस लेवल के 2 असॉल्ट टीम्स है। वैसे कल के मुकाबले यहाँ का मैजिक पावर बहुत कम है, बट फॉर सम रीजन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे रेड गेट में एंटर करते टाइम हुआ था। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। तभी उससे हीलर लड़की कहती है कि चिंता मत करो, यहाँ के सभी हंटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम हमसे चिपके रहोगे तो तुम पर कोई भी मैजिक बीस्ट अटैक नहीं कर पाएगा। वही क्यून सोचता है कि ये रेड मिशन कंप्लीट करने के बाद मैं ऑफिशियली कैप्टन अपॉइंट किया जाऊंगा। ऑल्दो मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन जितना अच्छा नहीं हूँ, नॉनदलेस मैं एक ए रैंक हंटर हूँ और ये मैं कर सकता हूँ। तभी सभी अपने गार्ड्स अप कर लेते हैं। ये देखकर जिनवू बहुत इम्प्रेस हो जाता है कि वो लोग बिना किसी इंस्ट्रक्शन सभी रेडी हो गए। तभी उन पर डंजन जैकल्स अटैक कर देते हैं, जिन्हें वो सभी अपने पावर और स्ट्रेंथ से चुटकियों में मार डालते हैं और सोचते हैं कि डंजन जैकल से रैंक के डंजन में क्या कर रहे हैं। जिनवू पूछता है कि क्या ये मैजिक बीस्ट रेयर है? वो लड़की बताती है कि ये सी रैंक के बीस्ट है। तभी जिनवू उनके गले पर पट्टे देखकर बताता है कि ये पालतू है, यानी उन्हें कोई ऐसा हंटिंग डॉग्स यूज कर रहा है। तभी उनके सामने उनके ओनर्स आ जाते हैं, यानी हाई ऑर्क्स। एक ऑर्क अपने स्पीयर से क्यून की शील्ड तोड़ देता है। टैंकर अपने टॉन्टिंग स्किल को यूज करता है, लेकिन उन ऑर्क्स को कुछ नहीं होता। तभी वो लोग मेजेस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मेजेस उनका अच्छे से काउंटर करते हैं, बट उन ऑर्क्स की मैजिक रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए उन्हें एक खरोच तक नहीं आती। तभी लेडी मेज एक ऑर्क को अपने बाइंडिंग स्पेल से रोक लेती है और मेल मेज अपना ट्रम्प कार्ड यूज करके 2 फायर शैडो समन करता है। दूसरी ओर वॉरियर भी उन ऑर्क्स के सामने नहीं टिक पाती। वही हर कोई इंजर्ड हो गया था, इसलिए हीलर भी उन्हें जल्दी से हील नहीं कर पाती। क्यून सभी से कहता है कि 3-3 के ग्रुप में बढ़ जाओ। वही वो देखता है कि यहाँ पर बहुत ऑर्क्स हैं जो ए रैंक के हंटर्स को राइवल कर सकते हैं, मतलब कि बी रैंक के हंटर्स उन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे।
तभी एक और केक भी रैंकर का हाथ काट डालता है। मेज उसे प्रोटेक्ट करती है और हीलर उसे जल्दी से हील करने लगती है। तभी उन दोनों के पीछे एक और आ जाता है। हालांकि जिन्हू उसे अपने टेलीकाइनेसिस से पकड़ लेता है और ब्रूटली मार डालता है। इतना ही नहीं, वो सभी ऑक्स के अटेंडेंट्स काट कर सभी को स्लो करने लगता है। इससे बाकी हंटर्स उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इन्होंने अपना गार्ड अचानक डाउन क्यों कर लिया। वहीं पर जिन्हू सोचता है कि वो एक आउटसाइडर है, इसलिए उसे उनके बीच स्टैंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं, बट वो उन्हें मरता भी तो नहीं देख सकता। मुझे बिना नोटिस हुए उन्हें कमजोर करना होगा। एक और अपनी स्किल यूज करने जाता है, लेकिन जिन्हू उसे कहता है कि कोई ट्रिक मत यूज करना। जिन्हू की मदद से सभी लोग उन ऑक्स को मार डालते हैं। सभी लोग इस बात से बहुत खुश थे कि किसी को कुछ नहीं हुआ और सभी जिंदा है। क्यून डिस्कस करता है कि बैटल करते टाइम कुछ अजीब हुआ, वो सब अचानक से स्लो हो गए। क्या ये तुम लोगों में से किसी ने किया है? एक लड़की कहती है कि मैं बस अटैक मैजिक और थोड़ा सा टेलीकिनेसिस मैजिक यूज कर सकती हूँ, और बाकी मेंबर्स मेनली फायर पावर पर फोकस करते हैं। बिना किसी असैसिन टाइप के ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बट जो भी हो हम जीते हैं। लेडी मेज सोचती है कि वो पोर्टर हमारी टीम को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। वो ऐसा कैसे सोच सकता है कि वो मैजिक कास्टर के सामने अपने स्टेल्थ स्किल से अनडिटेक्टेड रहे। हावेवर यही सच है कि हम उसके ही वजह से सरवाइव कर पाए, इसलिए मैं इस बात को इग्नोर करती हूँ। वही सभी कहते हैं कि कैप्टन क्या हमें और आगे जाना चाहिए? ये जगह हमारे लिए बहुत डेंजरस है। हमें और 2 हीलर्स और 3 मेज चाहिए होंगे। हम समझ सकते हैं कि तुम्हें पहली बार कैप्टन बनने के लिए कैसा फील हो रहा है, पर हमें रिट्रीट करना होगा। इस पर जिन्हू सोचता है कि मैं जानता हूँ कि वो गिव अप नहीं करना चाहता। सभी को ही ये डंजन कॉन्कर करना है, बट अगर वो एक वाइस लीडर होगा तो वो तभी क्यून कहता है कि हम रिट्रीट कर रहे हैं। उसकी समझदारी को देखकर सभी बहुत खुश और इम्प्रेस होते हैं, पर वापस जाने पर वो देखते हैं कि एग्जिट पर एक हाई लेवल का बैरियर लगा है। लेडी मेज कहती है कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं ये कर सकती हूँ। इस डंजन में ऐसा हाई लेवल मैजिक कास्ट करने वाली एंटिटी है। अच्छा हुआ कि हमने रिट्रीट कर लिया, हम इस जगह को कॉन्कर नहीं कर सकते। तभी उन्हें इंटेंस मैजिक पावर फील होती है। जिन्हू सोचता है कि इवन बी रैंक के हंटर्स को भी वो पावर सेंस हुई, तो ये पावर गेट के बाहर कैसे डिटेक्ट नहीं हुई? वही वो बैरियर एक कर्स मैजिक से बना हुआ था। वो लोग कुछ समझे इससे पहले उनके सामने हाई ऑर्क्स आ जाते हैं। क्यून सोचता है कि अगर हम उनसे फाइट करेंगे तो पॉइंटलेसली मारे जाएंगे, इसलिए वो बात करने के लिए आगे बढ़ता है। वो ऑर्क उसे अपनी भाषा में कुछ कहता है और बाकी ऑर्क्स भी उसके पीछे चैंट करने लगते हैं। तभी उसे कोई पोजेस कर कहता है कि इंसानों, मैं हूँ कारगालगन, मैं तुम इंसानों से मिलना चाहता हूँ। क्यून पूछता है कि क्या तुमने ही गेट ब्लॉक किया है? कारगालगन कहता है कि हाँ, मैं हूँ ग्लोरियस ऑर्क ट्राइब का ग्रेट सॉर्सरर। क्यून पूछता है कि क्या तुमसे भी कोई इस गेम में स्ट्रॉन्गर बेइंग है? इस पर हंसते हुए कारगालगन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई मुझे सरपास कर सकता है? चूज करो, क्या तुम मेरे सोल्जर्स के हाथों मरना चाहते हो या मुझसे मिलना चाहते हो? इस पर क्यून दूसरा ऑप्शन चूज करता है और जिन्हू से कहता है कि जैसे ही हम बॉस को देखेंगे हम उस पर अटैक कर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम उससे डिस्ट्रैक्टेड रखेंगे। तुम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाओ और मेन असोल्ट टीम को ढूंढो। जिन्हू कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? क्यून कहता है कि हमारा मिशन जिंदा वापस जाने का नहीं है, बल्कि इस गेट को क्लोज करने का है। तभी वो हीलर उसे फेवर मांगती है और कहती है कि क्या तुम मेरी ये डायरी मेरी फैमिली को दे सकते हो? हमें हमारा मिशन कंप्लीट करना ही होगा, पर तुम्हारा ऐसा नहीं है, इसलिए प्लीज यहाँ से जिंदा निकलो। जिन्हू सोचता है कि ये डेस्परेट सिचुएशन बिल्कुल हमारे डबल डंजन जैसी है, पर वो लोग उसे छोड़कर भाग गए थे, बट ये लोग उसे बचा रहे हैं। जिन्हू कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए करूंगा, बट आई होप कि चीजें वैसी ना हो। मीनवाइल जिन्हू को ढूंढते हुए चाइयन आती है और लीडर से पूछती है कि क्या तुमने संग जिन्हू को देखा? लीडर बताता है कि हाँ, वो जस्ट अभी पोर्टल में गया है। वही कारगालगन के पास जाने के बाद वो सभी उसकी बहुत बड़ी आर्मी को देखते हैं, जहाँ पर उसके जनरल्स भी थे। तभी कारगालगन उन्हें वेलकम करता है। चाइयन सोचती है कि एक ई रैंक का हंटर ए रैंक के डंजन में एज अ पोर्टर काम करने के लिए कैसे मान गया? आखिर वो सोच क्या रहा था? उसके पास वेस्ट करने के लिए मल्टीपल लाइफ्स नहीं है। और हाँ, कल मैंने उसे बॉस रूम के सामने वेपन के साथ देखा था। ये बंदा बहुत सस्पिशियस है। वो लीडर से कहती है कि मैं अंदर देख के आती हूँ। लीडर पूछता है कि अंदर कुछ हुआ है क्या? चाइयन कहती है कि नहीं, ये मेरा पर्सनल बिजनेस है। तभी उसे याद आता है कि उसने कोई भी वेपन नहीं लाया। वो लीडर से पूछती है कि तुम्हारे पास कोई वेपन है? इस पर लीडर उसे पिकैक्स थमवा देता है। चाइयन कहती है कि तुम्हारे पास कुछ और नहीं है क्या, जैसे कि स्वॉर्ड या स्पीयर? लीडर कहता है कि हमारे पास ऐसी चीजें नहीं है, बट मैं इसके बदले में तुम्हें आयरन शवल या क्रोबार दे सकता हूँ। ये सुनकर चाइयन ऐसे ही जाने का सोचती है, बट अंदर रिस्क हो सकता है, इसलिए वो पिकैक्स ले ही लेती है। दूसरी ओर सभी लोग कारगालगन की आर्मी को देखकर बहुत शॉक हो गए थे। वो सोचते हैं कि अगर इतने हाई ऑक्स डंजन
ब्रेक करके बाहर गए तो वो बड़ी बड़ी सिटीज को इजीली तबाह कर देंगे, स्पेशली वो चारों। बाकियों के कंपेयर में उनका ऑरा बिल्कुल अलग है। कि-हुन सोचता है कि हमारा मिशन इस गेट को बंद करने का है, इसलिए हमें कैसे भी डंजन बॉस को हराना ही होगा। कारगलगन कहता है कि इंसान हो क्या तुम डर रहे हो। उसकी इस मैजिकल पावर को फील करके सभी बहुत डर जाते हैं। मेजेस सोचते हैं कि उस चीज के कंपेयर में हम थर्ड क्लास के मेजेस हैं। कि-हुन डरते हुए पूछता है कि तुमने हमें यहाँ क्यों लाया। कारगलगन कहता है कि एंटरटेनमेंट के लिए। मैं मेरे सोल्जर्स को एंटरटेन करने के लिए तुम सबको एक एक करके मारकर खाना चाहता हूँ। कि-हुन सोचता है कि एंटरटेनमेंट, हमारा रिजॉल्व सिर्फ उसके लिए एंटरटेनमेंट है। तभी उन लोगों में कारगलगन जिन्हू को देखता है और सोचता है कि ये कुछ स्ट्रेंज चीज है, बट कोई ना। कि-हुन सभी से कहता है कि सभी अटैक करो, लेकिन डर के मारे कोई हिल भी नहीं पा रहा था। इवन वो खुद भी बेरली मूव कर पा रहा था। वो कारगलगन पर अटैक करता है, लेकिन कारगलगन उसे ब्लॉक करके ग्रेविटेशन मैजिक से उसे यहाँ वहाँ पटकने लगता है। कि-हुन को उसे ऐसा यहाँ वहाँ पटकते देख सभी गिव अप कर देते हैं। तभी जिन्हू उसे बचाकर कहता है कि कैप्टन सन, ये डंजन हंटर्स गिल्ड को बिलोंग करता है, इसलिए मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर अब पूरी असॉल्ट टीम खतरे में है, तो मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज पूछूंगा, क्या तुम इन सभी मैजिक बीस्ट को मेरे लिए छोड़ते हो। इस पर कैसे तैसे कि-हुन उसे प्लीज कहता है। कारगलगन कहता है कि कितना एरोगेंट है ये, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ जानता हूँ। जिन्हू कहता है कि इंडीड ये मेरे लिए पहली बार है जब मैंने इतने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को फील किया हो, बट मैं तुम्हें हराऊंगा। तभी वो अपनी आर्मी को रिलीज कर देता है। मीनवाइल पोर्टल के पास सर्विलेंस डिपार्टमेंट भी आ जाता है। जिनचुल सोचता है कि जिन्हू यहाँ एज अ माइनर क्यों काम कर रहा था, और वो भी लगातार 2 दिनों से। तभी वो लीडर से पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि हंटर संग जिन्हू कहाँ है। जिन्हू का नाम सुनकर वो बड़ा बंदा उसकी कंप्लेन करने लगता है। लीडर जिनचुल को बताता है कि वो अभी गेट के अंदर है। असॉल्ट टीम के पास कोई पोर्टर नहीं था, इसलिए वो उनकी मदद करने गया है। जिनचुल सोचता है कि माइनर के बाद एक पोर्टर, उसके एस रैंक बनने के बाद वो जो करता है उस पर सर्विलेंस डिपार्टमेंट की नजर है। आई विश कि वो जानता हो कि वो कर क्या रहा है। लीडर पूछता है कि क्या कुछ हुआ है क्या। जिनचुल कहता है कि कल न्यूज में देख लेना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तभी लीडर उसे बताता है कि चायन भी उसके बारे में पूछ रही थी और वो भी जस्ट अंदर गई है। तभी उन्हें एक स्ट्रेंज ऑरा फील होता है। जिनचुल जल्दी से उन्हें मैजिक पावर फिर से टेस्ट करने कहता है। दूसरी ओर ये ऑरा चायन ने भी फील किया था। वो सोचती है कि की-हुन की टीम ने इतने सारे हाई ऑक्स को कैसे हराया होगा, बट अगर अभी जस्ट आई हुई पावर ये डंजन बॉस की है तो उनकी जान खतरे में है, इसलिए मुझे जल्दी करनी होगी। वही कारगलगन कहता है कि तुम कितने नादान हो, तुम मेरी आर्मी के सामने इतनी छोटी फोर्स लेकर आए हैं। जिन्हू कहता है कि तुम्हें हमें अंडर एस्टिमेट करने का पछतावा होगा। फिर वो अपनी न्यू एबिलिटी मोनार्क डोमेन यूज करता है और बताता है कि डीमन कासल के 17th लेवल को पार करने के बाद उसे ये न्यू जॉब मिली, इससे उसके सोल्जर्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वही मेजेस को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि नॉर्मली एक एस रैंक का भी मेज ज्यादा से ज्यादा 3-4 सोल्जर समन कर सकता है। फिर दोनों भी आर्मीज में बैटल शुरू हो जाती है। आयरन अपनी टॉन्टिंग स्किल यूज करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। स्टिल वो सभी को एक ही झटके में मार डालता है। वहीं पर इग्रिस भी पीछे नहीं रुकता और उन ऑक्स को बटर की तरह काट डालता है। उन्हें सपोर्ट करने के लिए जिन्हू भी फाइट में उतरता है और दिखा देता है कि आखिर वो उनका बॉस क्यों है। उसे देखकर बाकी सोचने लगते हैं कि ये बिल्कुल वाइस मास्टर की तरह मूव कर रहा है, पर इतना स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ एज अ पोर्टर क्यों आएगा। जिन्हू सोचता है कि उसके नॉर्मल सोल्जर्स बी रैंक के बराबर है और उन्हें हाई ऑर्क को हराने के लिए 4-5 बार मरना पड़ रहा है, इसलिए मुझे इन हाई ऑक्स के नंबर को नीचे लाना होगा। तभी एक ही झटके में कारगलगन कई शैडोज को मार डालता है और कहता है कि तुम्हारे सोल्जर्स बस यूजलेस पपेट्स हैं, इसलिए ज्यादा एरोगेंट मत बनो। जिन्हू कहता है कि तुम्हें ये खुद को कहना चाहिए, मेरे सोल्जर्स एंडलेसली रिजरेक्ट हो सकते हैं। तभी कारगलगन जिन्हू पर बैरियर से अटैक करता है, लेकिन जिन्हू उसे बच जाता है। फिर उस पर ग्रेविटेशनल अटैक होने लगता है, बट जिन्हू उससे भी बच जाता है। कारगलगन कहता है कि मैं उन्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारी मैजिक पावर खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद वो फायर मैजिक से रैम्पेज करने लगता है। जिन्हू सोचता है कि क्या ये मुझे अपने लॉन्ग रेंज स्पेल से दूर रखना चाहता है। कारगलगन कहता है कि ठीक है, चलो देखते हैं कि अब और तुम कितना टिकते हो। दूसरी ओर मैजिक पावर टेस्टर से सर्विलेंस टीम को पता चलता है कि ये गेट एस रैंक के गेट के बराबर है। जिनचुल कहता है कि जल्दी से हंटर्स गिल्ड के मास्टर को कांटेक्ट करो, हम अंदर असॉल्ट टीम को सपोर्ट करने जा रहे हैं। वही कारगलगन कहता है कि देखने से लगता है कि मेरे सोल्जर्स तुम्हारे सोल्जर्स को नंबर और स्ट्रेंथ में सरपास कर रहे हैं, बस थोड़ी ही टाइम में तुम्हारी मैजिक पावर खत्म हो जाएगी। जिन्हू कहता है कि जल्दी ही खत्म हो जाएगी, क्या नॉनसेंस है, असली नेक्रोमैंसर स्किल अभी शुरू होती है। वो उन मरे हुए ऑक्स को भी अपने शैडोस बना लेता है और कहता है कि थोड़ी ही देर में तुम सब मेरे शैडोस बनने वाले हो, एंड ऑफ कोर्स तुम भी। ये सुनकर कारगलगन शॉक हो जाता है और ग्लिच होते हुए सोचता है कि ये हमारे लॉर्ड है, इन दैट केस मैं यहाँ क्यों
हूँ मैं यहाँ? मैंने जब यहाँ आंखें खोली तब एक ही कमांड मेरे दिमाग में गूंज रही थी, इंसानों को हंट करो। रीजन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कमांड को ओबे करो। फिर वो अपने कमांडर्स को भी रिलीज कर देता है। दूसरी ओर ये जानने के बाद कि वो ए रैंक का डंजन असल में एस रैंक के बराबर है, जोंग इन सोचता है कि अगर ओरिजिनल डिटेक्शन रिजल्ट सही होते हैं तो सन क्यून उसे कॉन्कर कर पाता। बट ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। अगर गेट ब्रेक हो जाता है तो जेजू आइलैंड इंसिडेंट फिर से होगा। हमें जल्दी से हमारी सभी फोर्सेस गेट के पास भेजनी होगी। इन वर्स्ट केस सिनेरियो हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड से और फील्ड गिल्ड से सपोर्ट मांगना होगा। हम सिर्फ इसे और बुरा होने से रोक सकते हैं। मीनवाइल दोनों भी कमांडर्स में बहुत टफ बैटल हो रही थी, जिसमें अकेला ग्रीसी 2 कमांडर्स को हैंडल कर रहा था। वही आयरन एक को मार भी देता है। जिनवू कारगलगन से कहता है कि मेरे जनरल ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वही कारगलगन अभी भी शॉक में था। असॉल्ट टीम जिनवू की मदद करना चाहती थी, बट कारगलगन उन्हें ऐसा नहीं करने देता और कहता है कि मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम अपने एरोगेंट मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल पाओ। वो जिनवू पर कर्स मैजिक यूज करता है, लेकिन जिनवू को कुछ नहीं होता। जिनवू कहता है कि पिटीफुल, मुझ पर पॉइजन और कर्सेस का कोई भी इफेक्ट नहीं है। तभी वो अपने मेजेस को समन करके उन्हें वो रेड बॉल देता है और कारगलगन की शील्ड को चकनाचूर कर देता है। तभी वहाँ पर चायन आकर सोचती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और क्या उसने इतने बड़े ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को समन किया है। फिर वो असॉल्ट टीम से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो और ये सिचुएशन है क्या। हीलर कहती है कि टू बी ऑनेस्ट हमें भी नहीं पता। वहीं पर कारगलगन स्पेल कास्ट करके बहुत बड़ा हो जाता है। जिनवू उसे कहता है कि मुझे जायंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनके साथ मेरी बहुत बैड मेमोरीज है। यहाँ पर जिनवू किसके बारे में बात कर रहा है ये सीजन 1 वॉचर्स को अच्छे से पता है। वही कारगलगन फायर ड्रैगन मैजिक को यूज करके यहाँ वहाँ अटैक करने लगता है। हालांकि इसमें उसके भी कई सारे ऑक्स मारे जाते हैं। कारगलगन कहता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। तभी जिनवू उसके पीछे से आकर उसकी आंख फोड़ देता है और कहता है कि साइज में बड़े होने से तुम एक ऑब्वियस टारगेट बन जाते हो। बिना किसी गार्ड्स के एक मेज एक असैसिन टाइप के हंटर के अटैक को कैसे ही विथस्टैंड कर सकता है। इस पर चिढ़ते हुए कारगलगन पूरे रैम्पेजिंग मोड में चले जाता है और यहाँ वहाँ ब्लास्ट करने लगता है। लेकिन जिनवू सभी को डॉज करते हुए उस पर डैगर से अटैक करता है, लेकिन उसे खरोच तक नहीं आती। इसलिए जिनवू दिमाग लगाकर उसे एक चेन से बांध कर नीचे गिरा देता है। तभी सर्विलेंस टीम भी वहाँ आ जाती है। चायन के पूछने पर जिनचुल बताता है कि बाहर मैंने स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर फील की और यहाँ असॉल्ट टीम की मदद करने आया, बट लगता नहीं कि हमारी यहाँ जरूरत है। चायन सोचती है कि इवन सर्विलेंस डिपार्टमेंट के चीफ भी उसे जानते हैं, वो जरूर एक टॉप टियर फाइटर होगा। इवन वो समनिंग मैजिक भी यूज कर सकता है। तो ये है हंटर संग जिनवू की पावर। वो जिनचुल से पूछती है कि ये कौन है, तुम इसे जानते हो ना। जिनचुल कहता है कि बस थोड़ा सा, मुझे भी ज्यादा नहीं पता। जिनवू कहता है कि जिस मोमेंट एक मेज अपने गार्ड्स खोता है तो इसका आउटकम पहले से ही डिसाइड हो जाता है। लेकिन कारगलगन हार नहीं मान रहा था। इस पर उसके ही कमांडर्स उसे मारने लगते हैं एंड एट द एंड उसे काट डालते हैं। जिनवू सोचता है कि बॉस हार चुका है, पर सभी आइटम्स लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा, पर कोई ना, शैडो एक्सट्रैक्शन भी ठीक है। फिर वो कारगलगन को भी अपना शैडो बना लेता है और कहता है कि अभी तुम्हारा मुंह बंद हुआ। तभी उसके सामने उसे नाम देने का नोटिफिकेशन आता है। वो सोचता है कि तुम्हारा नाम क्या था, मैं भूल गया। तभी वो उसके दांत देखकर उसका नाम फैंग रखता है और उसकी एलाइट नाइट रैंक देखकर बहुत सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। तभी जिनचुल उसे आवाज देता है। जिनवू सोचता है कि एक्सट्रैक्शन के चक्कर में मैंने उन्हें नोटिस ही नहीं किया। वही सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये हुआ क्या। इस पर जिनचुल उसे ब्लॉक करके कहता है कि हम हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम है, तुम्हारे सामने जो हंटर जिनवू है वो एसोसिएशन का टॉप सीक्रेट है। हम चाहते हैं कि यहाँ प्रेजेंट हर कोई इस इवेंट को कॉन्फिडेंशियल रखे। हंटर संघ ने तुम लोगों को बचाने के लिए एक एस रैंक हंटर की पावर दिखाई, इसलिए प्लीज कोऑपरेट करो जिससे वो सेफली यहाँ से जा सके। तभी क्यून कहता है कि रुको, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी रीजंस होंगे, तुम इतनी इमेंस पावर पोजेस करते हो। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम एज अ पोर्टर यहाँ क्यों आए, बट तुम्हारी वजह से हमने सरवाइव किया। मैं मेरे टीम की तरफ से तुम्हें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ। तभी जिनू को कुछ याद आता है और वो उस हीलर को उसकी डायरी वापस करता है। चायन जिनू से बात करना चाहती थी, तभी लेडी मेज उससे पूछती है कि तुम पिकेक्स क्यों पकड़ी हुई हो। इस पर शर्माते हुए चायन कहती है कि वो मुझे वियर्ड समझ रहा होगा, आप किसके बारे में बोल रहे हो। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। अगले दिन क्यून जोंगिन को रिपोर्ट करता है। जोंगिन सोचता है कि वो लार्ज नंबर्स में सोल्जर समन कर सकता है, उसकी स्पीड असैसिन टाइप हंटर की इक्वल है। इवन उसके पास डेड मैजिक बीस्ट को कंट्रोल करने की भी एबिलिटी है। इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। वैसे तुम्हें मेरे और जिनू में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन लगता है। क्यून कहता है कि रेड मिशन यूजुअली मल्टीपल हंटर्स हैंडल करते हैं और आप अपना पार्ट निभाते हैं, जिसमें वो एक दूसरे के वीकनेस को भी कवर करते हैं। मास्टर, अगर आप सबसे डिफिकल्ट ए रैंक के डंजन को फेस करते होते हैं तो क्या आप ये अकेले कर पाते हैं। इस पर जोंगिन कहता है
है कि नहीं, लगता है कि ये मेरा अल्टीमेट हंटर का टाइटल एक जोक बन गया है। कि हुन उसे कहता है कि मास्टर प्लीज उसे ले आओ। जोंग इन कहता है कि समझ गया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मीनवाइल जिनवू जिनहो से मिलता है और पूछता है कि गिल्ड मास्टर के मैटर का क्या हुआ, क्या तुमने अपने फादर से बात की। दूसरी ओर हंटर एसोसिएशन के सामने न्यूज रिपोर्टर्स जमा हो गए थे। उन्हें देख कर ली मिनसुंग सोचता है कि ये सब मेरे लिए आए हैं। तभी वहाँ पर यूनो और जोंगिन भी आते हैं। यूनो को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं कि तुम ली मिनसंग को रिक्रूट करने आए हो ना। यूनो सोचता है कि ली मिनसंग वो कौन है, मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया हूँ। जोंगिन बताता है कि मिनसंग को फिंड गिल्ड ने पहले ही रिक्रूट कर लिया है और मैं भी यहाँ किसी और काम से आया हूँ। ये सुनकर डिसपॉइंट होकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यूनो कहता है कि मैंने वो स्टोरी सुनी, एक ए रैंक डंजन जो नियरली एक एस रैंक बन गया, तुम्हें उससे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी ना। जोंगिन कहता है कि तुम्हारे रेड गेट जितनी तो नहीं, जिसमें तुम्हारा एक ए रैंक रुकी भी मारा गया। यूनो कहता है कि मैंने ये भी सुना कि तुम्हें हमारी लगभग मदद चाहिए थी। जोंगिन कहता है कि पर उसने ऐसा होने नहीं दिया, इसे रिपे करने के लिए हम उसके लिए एक ग्रैंड वेलकम रखने वाले हैं। यूनो कहता है कि क्या नॉनसेंस है, उसने हमारी भी मदद की प्लस हमें कैजुअलिटीज भी हुई। वही वो दोनों इस पर झगड़ने लगते हैं कि उसे अपने गिल्ड में कौन लेगा। तभी वहाँ पर फिंड गिल्ड का मास्टर लीम ताइग्यू आता है और पूछता है कि क्या तुम ली मिनसंग के लिए लड़ रहे हो। इस पर दोनों भी चिढ़ते हुए कहते हैं कि ये ली मिनसंग या ली मिनो जो भी है, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। वही जिनू सोचता है कि आज मेरा रिवॉल्यूशन डे है और यहाँ पर हो क्या रहा है। मीनवाइल ली मिनसंग के ही बारे में हर तरफ बातें चल रही थी। मिनसंग कहता है कि सभी का आने के लिए शुक्रिया, मैंने हंटर की पावर अवेकिन की है, किसी भी मोमेंट में अपनी रैंक असिस्ट करने के लिए जा सकता हूँ। मैं जब अवेकिन हुआ था तब से मुझे इस बात की चिंता थी, बट मैंने अपना मन बना लिया। मैं फिंड गिल्ड के मास्टर लीम ताइग्यू के लीडरशिप में फाइट करूंगा और मुझे दिया हुआ हर मिशन में पूरा करूंगा। एक रिपोर्टर पूछता है कि फिर क्या तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिटायर हो रहे हो, वो भी अपनी न्यू रैंक बिना जाने, क्या तुम अब फुल्ली एक हंटर बन गए हो। मिनसंग सोचता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे पहले से पता है कि मुझे ये रैंक मिली है और ये फिंड गिल्ड के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट बस 2 सालों के लिए है। इन 2 सालों में मैं एज अ हंटर काम करूंगा, तब तक सभी लोग मेरे स्कैंडल्स भूल भी जाएंगे। फिर मैं एक ए रैंक हंटर के अचीवमेंट के साथ अपनी इंडस्ट्री में वापस जाऊंगा। फिर वो कहता है कि मुझे जो भी रैंक मिले मैं मैजिक बीस्ट से लड़ने में अपनी पूरी जान लगा दूंगा। तभी उसका बॉडीगार्ड जिनू को रोककर कहता है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसलिए साइड हटो और कैमरे को ब्लॉक मत करो। तभी गनी कहते हैं कि अगर तुमने मेरा रास्ता रोके रखा तो ये मेरे लिए इनकॉन्वीनियंट होगा, वो जेंटलमैन मेरा गेस्ट है और मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी ना कि यहाँ पर इस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस मत रखो। मिनसंग उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है बट वो जिनू को लेकर अंदर चले जाते हैं। अंदर क्या हो रहा है ये चेक करने के लिए मिनसंग अंदर जाने का सोचता है। जिनचुल उसे रोककर कहता है कि अंदर औरों का रिवॉल्यूशन चल रहा है, इसलिए तब तक नो एंट्री। मिनसंग कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, सिर्फ एक वर्ड और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। जिनचुल कहता है कि मुझे पता नहीं तुम कौन हो, बट अगर तुम यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। अंदर गनी जिनू को बताते हैं कि ये दोनों आज के रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो ईगरली जानना चाहते हैं कि 2 साल बाद एक न्यू एस रैंक हंटर की पावर क्या है। फिर डायरेक्टर उससे कहते हैं कि रिवॉल्यूशन से पहले हमें तुम्हारा हंटर एबिलिटी सिस्टम वेरीफाई करना होगा, वैसे तुम किस तरह की एबिलिटी यूज करते हो। इस पर जिनू उसे एक शैडो समन करके दिखाता है। गनी पूछते हैं कि तुम और भी समन कर सकते हो ना। जिनू सोचता है कि उन्होंने ये देखा है तो ये छुपाने का कोई मतलब नहीं। फिर वो अपनी आर्मी को रिलीज करता है और बताता है कि मैं 100 से भी ज्यादा समन कर सकता हूँ। उसके मैजिकल पावर को फील करके बाहर यूनो और जोंगिन भी बहुत शॉक हो जाते हैं। यूनो सोचता है कि ये मुझसे भी स्ट्रॉन्गर है, तो ये है हंटर संघ की पावर। फिर रिवॉल्यूशन के बाद जिनू को उसका न्यू लाइसेंस दिया जाता है। जिनू सोचता है कि अब वो रेड बॉल बेचने पर उस पर कोई शक नहीं करेगा। मैं उन पैसों से अच्छा गियर खरीद कर इस टाइम डीमन कासल को कॉन्कर करके ही रहूंगा। गनी कहते हैं कि तुम इसके साथ अब एक एस रैंक बन गए हो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इसके बाद कितने ग्रेट फीट्स अचीव करते हो। फिर बाहर यूनो और जोंगिन उसे एस रैंक बनने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं और बताते हैं कि वो उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन जिनू कहता है कि माफ करना मुझे कुछ और मैटर्स अटेंड करने हैं। वही बाहर पड़ते ही उसके सभी लोग फोटोज खींचने लगते हैं और ये सब टीवी पे ब्रॉडकास्ट भी हो रहा था, इसलिए जीना, वो माइनर्स और उसके प्रीवियस पार्टनर्स भी उसे देख पाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो एक एस रैंक हंटर बन गया है और वो भी इस कंट्री का 10वां एस रैंक हंटर। इस पर सभी रिपोर्टर्स में भागदौड़ी मचने लगती है। दूसरी ओर जिनो अपने फादर को बताते हैं कि वो जिनू का मन बदल नहीं पाया। वो जिनू के साथ की मीटिंग को याद करता है जहाँ जिनू कहता है कि माफ करना, बट कुछ है जो मुझे अकेले ही कंप्लीट करना होगा। इसके बाद मुझे फाइट करते हुए और भी स्ट्रॉन्गर बनना होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से मेरी प्रोग्रेस बस कम होगी, तो जिनो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फॉलो करो। फादर कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा ये डिसीजन कितना सेल्फिश है। मैंने ओरिजिनली ये प्रोजेक्ट जिनसंग को दिया था, फिर तुम मेरे पास आए और एक ग्रैंड
स्पीच दी। नॉट ओनली तुमने कुछ अकम्प्लिश किया बट अभी तुम सब छोड़कर जाना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये फेयर है? इस पर जीनो और जीनू के साथ बिताए हुए पलों को याद करके कहता है कि माफ करना फादर, इवन सो मुझे मिस्टर संग के पास जाना ही होगा। दूसरी ओर यूनो जीनू को कहता है कि इन पर ध्यान मत दो, ये लोग तुम्हें अपनी बातों से थका देंगे, पर कोई ना, हम तुम्हें घर पहुंचा देंगे। हालांकि जीनू खुद ही वहाँ से गायब हो जाता है। जोंगिन कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वो इतना फिजिकली स्ट्रॉन्ग होकर भी एक मेज है। वही जीनू की स्पीड देखकर यूनो बहुत शॉक हो गया था, क्योंकि वो खुद अपनी आंखों से उसे देख नहीं पाया। वो पिछली बार से बहुत स्ट्रॉन्गर बन गया है, पर ऐसा क्यों? कुछ देर बाद जीनू हंटर्स ऑक्शन में जाता है और सेल्समैन को बताता है कि उसे हीट रेजिस्टेंट कुछ चाहिए। इस पर वो उसे कुछ रिंग्स और कपड़े दिखाता है, बट उनकी प्राइस देखकर जीनू की हालत खराब हो जाती है। वो पूछता है कि कुछ कम नहीं हो सकता क्या? सेल्समैन कहता है कि माफ करना बट इस स्टोर में सभी प्राइसेस फिक्स है। हावेवर अगर तुम इस ग्लास को तोड़ सकते हो तो हम ये प्रोडक्ट तुम्हें फ्री में दे देंगे। हमारे स्टोर का ग्लास ये स्पेशल मैजिक से बनाया गया है, इवन एक ए रैंक भी इसे खरोच तक नहीं दे सकता। इस पर जीनू उसे सच में पंच मारने जाता है। सेल्समैन कहता है कि अरे मैं मजाक कर रहा था, अगर तुम इसे जरा सा भी वाइब्रेट करते हो तो अलार्म बज जाएगा। इस पर माफी मांग कर जीनू कहता है कि मुझे वेपन्स देखने हैं। इस पर दूसरा सेल्समैन उसे ले जाता है। पहले वाला ये देखकर बहुत हैरान हो गया था कि उसने बिना छुए उस ग्लास को तोड़ दिया। जीनू पूछता है कि ये नाइफ कितने का है, बट उसकी प्राइस जानकर उसकी हवा टाइट हो जाती है। फिर वो अपना रेड नाइफ उसे दिखाता है और पूछता है कि ये कितने का होगा। उसके नाइफ को देखकर सेल्समैन कहता है कि तुम देखकर ही बता सकते हो कि इसे किसी मास्टर क्राफ्ट्समैन ने बनाया है। मेरे हिसाब से ये 100 मिलियन का होगा। 100 मिलियन सुनकर जीनू शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने ये सिर्फ 2.8 मिलियन गोल्ड कॉइन्स में शॉप से खरीदा था। मतलब कि शॉप से खरीदे हुए आइटम्स इतने महंगे बिकते हैं। इसका ही मतलब ये भी होता है कि उसे अब वो रेड बॉल बेचना नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर यूनो सोचता है कि मुझे पता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट अब ये पावर लेवल्स का मैटर नहीं रहा। उसकी अनयूजुअल मैजिक पावर जो अप्रेजल हॉल के भी बाहर आ रही थी, और उसकी फिजिकल एबिलिटीज ये बहुत कमाल की है। उसके सेकेंड अवेकनिंग को कभी का खत्म हो जाना चाहिए था, बट वो और भी स्ट्रॉन्गर बनते जा रहा है। क्या ये पॉसिबल भी है? वेट अ मिनट, क्या हो अगर उसे सेकेंड अवेकनिंग मिली ही ना हो? और ये भी हो सकता है कि वो एक ऐसा हंटर है जो कंटिन्यूअसली ग्रो हो सकता है। वही रिपोर्टर्स की वजह से जीना बहुत परेशान हो गई थी। वो जीनू से कहती है कि अगर तुम्हें टीवी पर आना है तो आओ, पर मुझे इसमें मत इन्वॉल्व करो। जीनू कहता है कि हाँ, वैसे मैं कल एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। तभी उनकी बातों के बीच वहाँ जीनो टपकता है। जीना पूछती है कि ये कार्टून कौन है? जीनो बताता है कि मैं जीनू का राइट हैंड हूँ। इस पर मौका देखकर जीनू कहता है कि मैं इसके साथ कल से एक हफ्ते के लिए काम कर रहा हूँ। इसका मतलब जीनो को समझ नहीं आता, बट जीनू उसे मनवा लेता है और उन दोनों के सोने के बाद सोचते हैं कि अभी के लिए रिपोर्टर्स का आना रुक गया है, बट मीडिया ने पहले ही इसकी रिपोर्ट कर दी है। फिर वो कारगलगन के कमांडर्स को बाहर बुलाता है और सोचता है कि उसके तो 4 कमांडर्स थे ना। एक बताता है कि उसने एक को छत पर फेंक दिया था, उसी वजह से वो उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। स्टिल वो तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो एक को जीना को प्रोटेक्ट करने कहता है और बाकी कुछ सोल्जर्स को समन करके उन्हें पेट्रोलिंग करने कहता है, जिससे उसके नेबरहुड को कोई प्रॉब्लम ना हो। वही एक पंखों वाली एंट उड़कर कहीं जा रही थी। अगले दिन जीनू को उसके साथ रहने देने के लिए थैंक्स करता है। जीनू कहता है कि कोई ना, बट अब हम क्या करें? तुम्हें अपने घर से ऐसा भागना नहीं चाहिए था। जीनो कहता है कि मैंने ऐसे ही चीजें सेटल करने की सोची। बाय द वे, तुम डाइसंग टावर पर कौन सा काम करने वाले हो? कल तुमने कहा कि तुम एक हफ्ते के लिए कहीं जा रहे हो। जीनू कहता है कि ये ट्रेनिंग जैसा है। इस पर जीनो कहता है कि तुम और भी स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो, जबकि तुम एक एस रैंक बन गए हो। फिर जीनू उसे थैंक यू बोलकर डीमन कासल को कॉन्कर करने के लिए निकल पड़ता है और देखता है कि अब उसे डीमन कासल के हाईएस्ट फ्लोर पर जाकर डीमन मोनार्क बारान को हराना होगा। इसके बदले में उसे शैडो एक्सचेंज रूइन स्टोन और कई सारे एबिलिटी पॉइंट्स भी मिलेंगे। ये रिवॉर्ड देखकर जीनू बहुत खुश हो जाता है और 76th फ्लोर पर टेलीपोर्ट करके अपने सामने एक जायंट व्हाइट मैजिक बीस्ट को देखता है। इस पर जीनू फैंग को बाहर बुलाकर उसे वो रेड बॉल देता है, जो कि मेजेस की पावर को डबल कर सकता था। वही फैंग की पावर भी डबल हो जाती है और वो एक पावरफुल अटैक रेडी करके उस बीस्ट पर अटैक करता है। जीनू देखता है कि फैंग के अटैक ने तो उसे राख में बदल दिया। इस सिचुएशन को देखकर जीनू वो रेड बॉल फैंग को ही होल्ड करने देता है। दूसरी ओर जीनू की मदर उसके फादर से कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो सच में घर छोड़ देगा। क्या तुम्हें लोनली फील नहीं हो रहा? फादर कहते हैं कि हमने जिस बच्चे को बड़ा किया उसने बस हमारा घर छोड़ दिया एंड दैट्स ऑल। वो इतना बड़ा हो गया है कि वो खुद की केयर कर सके। तभी वो चक्कर आकर बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती है तब उन्हें बताया जाता है कि जीनो उन्हें देखने आया था। तभी वो डॉक्टर की बात याद करते हैं कि उन्हें इटर्नल स्लम्बर है, एक ऐसी कंडीशन जहाँ एक पर्सन स्लीपीनेस से ओवरवेल्म हो जाता है एंड एट द एंड इटर्नल स्लीप में चले जाता है। और यही कंडीशन जीनू के मदर को भी है। जीनो के फादर पूछते हैं कि मुझे ये डिजीज कैसे हुई। डॉक्टर बताते हैं कि जिनके पास लो मैजिकल पावर रेजिस्टेंस होती है, अगर वो मैजिकल पावर
पावर के ज्यादा टाइम कांटेक्ट में रहे तो उन्हें ये हो सकता है। क्या आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में कोई हंटर है? इस पर फादर बताते हैं कि मेरा बेटा है। वो सोचते हैं कि ये दुनिया मैजिक पावर की है और मेरे पास कोई भी मैजिक पावर रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब क्या मैं इस दुनिया से एलिमिनेट हो गया हूँ? दूसरी ओर दो हंटर्स एक आइलैंड पर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने वो पंखों वाली एंट आ जाती है। दूसरी ओर जिनू ने अपने सोल्जर्स को 6 टीम्स में बांट रखा था और 2 ऑर्डर्स दिए थे। पहले तो हर टीम को सेपरेटली काम करके एनिमीज को मारना होगा और दूसरा अगर उन्हें एंट्री परमिट मिले तो वो सबसे पहले उसे नोटिफाई करेंगे। बट अपने सोल्जर्स को भेजने की वजह से उसे परमिट के अलावा कोई और आइटम नहीं मिल पाएगा। स्टिल वो इससे फ्लोर्स को जल्दी जल्दी क्लियर कर सकता है। वो सोचता है कि मुझे 18 फ्लोर पर आए 2 दिन हो गए हैं और मेरी प्रोग्रेस भी बहुत स्लो हो गई है। क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तभी वो देखता है कि कोई तो उसके सोल्जर्स को कंटिन्यूअसली मारते जा रहा है और ये हाई ऑर्क की टीम ए थी। मुझे लगा नहीं था कि इस फ्लोर पर कोई इतना स्ट्रॉन्गर होगा जो हाई ऑक्स को भी हरा सके। मैं टीम ए को वापस बुलाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इन्वेस्टिगेट करने पर वो देखता है कि टीम ए के बाद टीम बी पर अटैक हुआ। ये जो भी एनिमी है वो पावरफुल है, बट अजीब चीज ये है कि टीम ए के पास फैंग की टीम थी तो टीम बी पर अटैक कैसे हुआ जो कि टीम ए से बहुत दूर थी? क्या इसका मतलब वो फैंग जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है? अगर वो खुद से कमजोर ओपोनेंट्स को ही टारगेट कर रहा है तो उसका नेक्स्ट टारगेट टैंक की टीम होगी और होता भी ऐसा ही है। कुछ डीमन नाइट्स टैंक की टीम पर अटैक करते हैं, फिर जिनू के उनके सामने आने पर वो उस पर भी अटैक कर देते हैं। हालांकि जिनू उन डीमन नाइट्स को इजीली हरा देता है। वही ये देखकर उनका लीडर बहुत डर जाता है। जिनू सोचता है कि मैजिक बीस्ट भी डर फील कर सकते हैं, ये मुझे अब पता चला। फिर उन दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाती है जहाँ कुछ ही सेकंड्स में वो लीडर सरेंडर कर देती है और कहती है कि आई एम सॉरी, हम हार गए हैं इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो। जिनू कहता है कि पहले तुमने मुझ पर अटैक किया, अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी लाइफ बख्श दूं और वैसे भी मैंने तुम्हारे कंपेनियंस को भी मार दिया है। वो लड़की कहती है कि एक लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने की एक नाइट की ड्यूटी होती है, इसलिए मैं जब तक ठीक हूँ तब तक वो हैप्पी रहेंगे। जिनू सोचता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, पर मुझे क्या। वही जिनू के पीठ दिखाने पर वो उस पर अटैक कर देती है और बुरी तरह से फेल होकर उसे फिर से माफी मांगने लगती है। जिनू सोचता है कि आखिर इस बंदी की प्रॉब्लम क्या है। वैसे क्या तुम मुझे फ्लोर एंट्री परमिट ढूंढ दे सकती हो? वो कहती है कि फ्लोर परमिट मेरे फैमिली के पास एक है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ और मुझे सभी अपर लेवल्स के परमिट्स लोकेशन भी पता है। अगर तुम मेरी और मेरे फैमिली की सेफ्टी इंश्योर करते हो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। जिनू कहता है कि अच्छा तो तुमने उन्हें छुपाया है इसलिए मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था, पर सवाल यह है कि क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? इस पर डर के मारे उस लड़की की हालत खराब हो जाती है। वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। जिनू कहता है कि फिर ठीक है, जब तक मुझे परमिट मिल रहा है तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बाय द वे तुम लोग हो कौन? वो कहती है कि मैं राडिरू फैमिली की बड़ी बेटी आइजिल हूँ। जिनू कहता है कि मैं वो नहीं पूछ रहा। वो सोचता है कि मुझे लगा कि मैं सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन बारूका के अलावा किसी और मैजिक बीस्ट से नहीं ले पाऊंगा। वैसे क्या तुम्हारे दिमाग में ये आवाज गूंजती रहती है कि इंसानों को मारो? आइजिल कहती है कि नहीं, बट हमें दूसरी कमांड सुनाई देती है जो कहती है कि इस जगह को प्रोटेक्ट करो और ये हम यहाँ जब से आए तब से हो रहा है। जिनू पूछता है कि फिर तुम पहले कहाँ थे? आइजिल बताती है कि डिमन रेल्म में। एक दिन जब हमारे सेंसेस वापस आए तब हमने खुद को यहाँ देखा। जिनू पूछता है कि तुम डिमन रेल्म में क्या कर रहे थे? आइजिल बताती है कि वॉर की तैयारी, एक ऐसे फॉर्मिडेबल एनिमी से जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि सभी डीमंस को एक साथ आना पड़ा। उस टाइम हम उस पावरफुल एनिमी से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसके आगे वो ग्लिच होते हुए कहती है कि डिस्क्लोजेबल इंफॉर्मेशन, ये कन्वर्सेशन ब्लॉक की जाती है और यही वो रिपीट करते करते बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर उस पंखों वाली एंट ने अकेले ही उस बड़े आइलैंड को तबाह कर दिया था। इस पर बात करते हुए जिनचुल बताता है कि इसमें इन टोटल 294 सिविलियन कैजुअलिटीज हुई और 108 हंटर्स इस बैटल में एंगेज हुए, जिसमें 4 ई रैंक, 1 सी रैंक और 1 बी रैंक मारे गए। फिर उसे एक ए रैंक हंटर की मदद से मारा गया, मतलब कि उस एंट की पावर लगभग एक ए रैंक के हंटर के बराबर है। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने उसकी बॉडी चेक करके कंफर्म किया है कि वो एंट एक ए रैंक के बराबर है। गनी कहते हैं कि वो आइलैंड जेजू आइलैंड के 120 किलोमीटर दूर था और अगर उन एंट्स ने और भी स्ट्रॉन्गर फ्लाइंग एबिलिटीज गेन कर ली तो वो यहाँ हमारे नेशन तक भी आ सकते हैं। इमीडिएटली जापान से सपोर्ट रिक्वेस्ट करो और आजू बाजू के कंट्रीज को भी चौकन्ना रहने कहो। जो खतरा आने वाला था वो अब आने वाला है, इसलिए हम एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। कोई कैजुअलिटीज हो इससे पहले मैं उन पर एक्शन लेना चाहता हूँ और एज ए प्रेसिडेंट ऑफ हंटर एसोसिएशन मैं 4th जेजू आइलैंड रेड मिशन को इनिशिएट करने का ऑर्डर देता हूँ। मीनवाइल आइसिल जिनू से कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं मैं कैसे बेहोश हुई। जिनू कहता है कि कोई ना, बट तुम्हें अभी ठीक लग रहा है ना? आइसिल कहती है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? जिनू कहता है कि वैसा ही कुछ। बाय द वे हमें और कितना टाइम लगेगा? आइसिल कहती है कि हम पहुंच ही गए। उस कासल में राडिरू फैमिली रहती है।
वही उसके फादर बॉर्गन उससे पूछते हैं कि तुमने इस बंदे को यहाँ क्यों लाया, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या उस बंदे के शैडोज में काउंटलेस सोल्जर्स छुपे हैं। और ये तो चायन की तरह परसेप्टिव निकला। बॉर्गन कहते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी को धोखा देकर इस कासल पर कब्जा करना चाहते हो तो ये भूल जाओ कि तुम यहाँ से जिंदा बच पाओगे। जिनवू कहता है कि मैंने उसे प्रॉमिस किया है जब तक मुझे परमिट मिलेगा तब तक मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। इस पर बॉर्गन सोचते हैं कि मैंने सुना है कि इसने मीटस और वल्कन को भी हरा दिया है, हम इसे हरा नहीं सकते। फिर वो हार मानकर उसे परमिट दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ काम हो गया ना तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जिनवू कहता है कि मैं और एक चीज चाहता हूँ, मुझे आइसिल उधार चाहिए। ये सुनकर बॉर्गन बहुत गुस्सा हो जाता है। जिनवू कहता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे वो एज ए गाइड चाहिए। उसने कहा कि उसे फ्लोर परमिट्स की लोकेशन पता है। बॉर्गन पूछते हैं कि तुम मेरी बेटी की सेफ्टी की गारंटी देते हो। इस पर जिनवू हाँ करता है। दूसरी ओर एक नेशनल लेवल एस रैंक हंटर गोटो ryuji उस पंखों वाले एंट पर पोस्टमार्टम होते हुए देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है। वही थैंक्स टू आइसिल जिनवू को 19th फ्लोर का परमिट मिल गया था। इसी बीच इग्रिस और टैंक भी लेवल अप कर गए थे, मतलब कि अब वो एक एस रैंक और एक ए रैंक के बराबर है। आइसिल सोचती है कि नेगोशिएशन के लिए प्रिपेयर किए हुए गिफ्ट सब वेस्ट हो जाएंगे। जिनवू कहता है कि तुम उन्हें वापस ले जाओ। आइसिल कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। 19th फ्लोर के ऊपर के फ्लोर्स को हाई रैंकिंग नोबल्स मैनेज करते हैं और वो लोअर लेवल वालों से बहुत डिफरेंट लेवल के हैं, इसलिए बातचीत करके परमिट लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। जिनवू पूछता है कि अगर मैं तुमसे कमजोर होता तो क्या तुम मुझसे बातचीत करती, और ऐसे ही दुनिया वर्क करती है। वैसे तुम बाकी डीमन नोबल से रैंकिंग के लिए कम्पीट कर रहे हो ना, मैं राडिस फैमिली को नंबर 1 बना दूंगा। इस पर आइसिल खुश होते हुए पूछती है कि तुमने मेरी फैमिली को क्यों छोड़ दिया। जिनवू कहता है क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। ये सुनकर आइसिल शर्म से लाल हो जाती है। जिनवू कहता है कि तुम वापस जा सकती हो, तुमने कहा था ना कि आने वाले एनिमी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और मैंने वैसे भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने का तुम्हारे फादर को प्रॉमिस किया है, इसलिए मुझे बस परमिट्स की लोकेशन बता दो और वापस चली जाओ। आइसिल कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ। जिनवू कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पर आइसिल कहती है कि मैं तुम्हें एंड तक फॉलो करूंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह की अचीवमेंट्स अचीव करते हो। जिनवू कहता है कि ठीक है फिर चलो। आगे वो सोचता है कि जैसे आइसिल ने कहा था वैसे ही गार्डियन मैजिक बीस्ट की स्ट्रेंथ और क्वांटिटी बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है। फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप टॉप तक क्लाइम करूंगा। मुझे एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए मटेरियल्स पाने ही होंगे, उसके लिए मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरी ओर जोंगिन चायन से कहता है कि मुझे और तुम्हें भी 4th जेजू आइलैंड रेड मिशन के लिए कॉल आया था ना। देखने से लगता है कि हमारे अलावा व्हाइट टाइगर गिल्ड के प्रेसिडेंट यूनो को और इस कंट्री के बाकी एस रैंक हंटर्स को भी आया होगा। ये ऑफिशियली डिसाइड किया गया है कि हम नेबरिंग कंट्री के साथ कोऑपरेट करेंगे, और मेरा मतलब जापान से है। उन पंखों वाले एंट्स की फ्लाइंग एबिलिटीज को देखते हुए वो लोग भी उनके अटैक रेंज में आते हैं। एज लॉन्ग एज वो एलिमिनेट किए जाते हैं तब तक ये मैटर नहीं करता कि उन्हें कौन एलिमिनेट करता है, बट एक्शन कब तक लिया जाएगा ये अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। बट मेरे हिसाब से ये जल्दी शुरू हो जाएगा। और बैटल प्लान को डिस्कस करने के लिए अल्ट्रा लार्ज गिल्ड के हंटर्स आज हमारे नेशन में आने वाले हैं। मीनवाइल जिनवू 100वें फ्लोर पर पहुंच जाता है और सोचता है कि यहाँ कोई नहीं दिख रहा। तभी उनके सामने एक ड्रैगन लाइक क्रिएचर आता है जिसके ऊपर डीमन लॉर्ड डीमन मोनार्क बारान बैठा था। उसके ऑरा को देखकर जिनवू सोचता है कि क्या मैं इसे हरा भी सकता हूँ। वही उसके ऑरा की वजह से आइसिल भी बहुत डर गई थी। और सोलो लेवलिंग में जब किसी का ऑरा कमजोर लोगों को भी फील होता है तो समझ लो कि वो बंदा बहुत खतरनाक है। जिनवू सोचता है कि ये वैन वर्न बहुत अनोइंग होगा, और मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर एक नॉन डीमन क्रिएचर भी होगा। तभी बारान अपने आर्मी को समन करने लगता है, जो देखकर जिनवू को समझ नहीं आता कि इतने बड़े आर्मी के सामने क्या करे। फिर वो अपने मोनार्क डोमेन को यूज करके अपने शैडोज को भी बाहर निकाल लेता है, और देखते ही देखते अपने आर्मी की मदद से कुछ डीमंस को ऐसे ही मार डालता है। वही ऐसी टेक्निक को देखकर आइसिल भी बहुत शॉक हो गई थी। वो सोचती है कि पर हम डीमन मोनार्क बारान के अगेंस्ट है, जो कि इस जगह का रूलर है, और दूसरे साइड एक आउटसाइडर है। आखिर मैं किसकी साइड चूज करूं? तभी बारान एक अटैक रेडी करके आसमान में फेंकता है, जिसके कारण आसमान से थंडर नीचे गिरने लगती है। वही आइसिल मारी जाए इससे पहले जिनवू उसे बचा लेता है और सोचता है कि ये लाइटनिंग कोई नॉर्मल लाइटनिंग नहीं है, ये एक स्टर्न इफेक्ट के साथ एक वाइड रेंज का अटैक है। हालांकि मेरे सोल्जर्स फिर से रिवाइव हो सकते हैं, पर अगर वो इसी लाइटनिंग से हिट होते रहे तो मेरा माना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इस पर एक्शन लेते हुए वो स्टेल्थ और डैश स्किल यूज करके बारान के पीछे आकर उस पर अटैक करता है, लेकिन स्टेल्थ में होने के बावजूद बारान उसे रोककर उसे दूर फेंक देता है और उसे ट्रैक करते हुए उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन सही टाइम पर जिनवू फैंग और इग्रिस को ऑर्डर देता है। फैंग अपने पावरफुल मैजिक से बारान पर अटैक करता है और इग्रिस इस मौके का फायदा उठाकर काइजलिन का सर काट डालता
निकलता है। उसके गिरने पर जिनू कहता है कि अब तुम नीचे आए। अरे यार, ऊपर देखते देखते तो मेरी गर्दन दुखने लगी थी। वही बारन भी अब फाइट में उतर जाता है। दूसरी ओर वो सेक्रेटरी बताती है कि मैं हूँ ड्रॉसवॉर्ड गिल्ड से हानेकावा और यह गिल्ड के मास्टर गोटो ryuji। वो मेरी ट्रांसलेशन के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। गनी सोचते हैं कि ड्रॉसवॉर्ड गिल्ड ये जापान की सुपर लार्ज गिल्ड है जिसमें 11 एस रैंक हंटर्स है और वो एशिया की सेकंड लार्जेस्ट गिल्ड भी है। और इस एंटायर गिल्ड को मैनेज करने वाला गोटो ryuji अपने ऑरा से अपने नाम पर खरा उतरता है। ryuji कहता है कि एक साथ असोल्ट टीम को फॉर्म करने के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए शुक्रिया। गनी कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं, हम ही थे जिसने तुम्हें पहले मदद मांगी, इसलिए हमें तुम्हें थैंक यू करना चाहिए। आगे ryuji कहता है कि तुमने प्रोवाइड की हुई इन्फॉर्मेशन से हम कई कंक्लूजन्स पर पहुंचे हैं। उसमें ऑपरेशन से रिलेटेड 2 की पॉइंट्स भी है। पहला तो उनकी लाइफ स्पैन, वो हैच होने के बाद रैपिडली ग्रो करते हैं, बट इसी वजह से उनकी लाइफ बस 1 साल की ही होती है। इसका मतलब अगर वो क्वीन एंट मारी जाए तो इसके ही 1 साल बाद बाकी एंट्स भी मारे जाएंगे। और दूसरा है उन एंट्स का बिहेवियर पैटर्न। पिछले 3 रेड मिशन से हमें पता चला है कि वो एंट्स पावरफुल एनिमीज से अट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर से। इस टाइम हम उनके इस हैबिट को मद्देनजर रखकर कॉम्बैट प्लान बनाएंगे। गनी सोचते हैं कि हमने भी एंट्स के एक्शंस को देखा और मुझे लगा नहीं था कि वो इतने अंदर तक उन्हें एनालाइज करेंगे। ryuji कहता है कि इस ऑपरेशन के लिए ड्रॉसवॉर्ड गिल्ड से 11 में से 10 एस रैंक हंटर्स डिस्पैच किए जाएंगे और इनमें मैं भी शामिल हूँ। ये सुनकर सभी बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये बंदा अपने गिल्ड की 91% पावर यहाँ डाल रहा है। वो आगे कंटिन्यू करता है और बताता है कि हम एंट्स को ल्यूर करेंगे और क्वीन को मारना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिनचुल कहता है कि फिर इससे तो तुम्हें हजारों एंट से लड़ना पड़ेगा। ryuji कहता है कि हम बस एज अ बेट काम करेंगे, इसलिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और AI सिमुलेशन भी यही इंडिकेट करता है कि ये बेस्ट टैक्टिक है। गनी सोचते हैं कि हम 10 एस रैंक हंटर्स जमा नहीं कर सकते, फिर भी ठीक है, हम इस ऑपरेशन डिटेल्स के ऊपर अपना प्लान बनाएंगे। दूसरी ओर जिनू और बारन के आर्मी में बहुत कड़ी बैटल चल रही थी, इतने की जिनू पोशन पीकर अपना माना भी रिकवर नहीं कर पा रहा था। तभी बारन पूरी ताकत से फैंग पर अटैक करता है। फैंग भी काउंटर करता है बट वो उसके सामने टिक नहीं पाता। तभी आयरन और इग्रिस भी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन बारन उन्हें भी ओवर पावर कर देता है एंड जिनू के अटैक को रोक कर उसे ऑलमोस्ट मार ही देता है। बट थैंक्स टू उसके कमांडर्स वो बच जाता है। वही फैंग, आयरन और इग्रिस बारन को पकड़ लेते हैं, लेकिन बारन इतना ओवर पावर था कि वो तीनों को भी एक साथ खत्म कर देता है। इससे जिनू का माना एकदम से 0 हो गया था, इसलिए अब उसे बैकअप देने के लिए कोई नहीं था। अगर वो मारा जाएगा तो मारा जाएगा। इसके बाद उन दोनों मोनार्क्स में एक टफ बैटल शुरू हो जाती है जहाँ वो एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे थे, बट बारन जिनू के नाइफ्स को उड़ा देता है और उसे अपनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ से उसे ओवर पावर करने लगता है। जिनू सोचता है कि मैं इसके अटैक को किसी भी हालत में डॉज नहीं कर सकता। तभी आइसिल अपने स्पीयर से बारन को डिस्ट्रैक्ट करती है। जिनू सोचता है कि यही मेरा मौका है, मैं अपने बूस्टेड स्ट्रेंथ और रूलर सैंड की मदद से उसे हरा सकता हूँ। फिर वो रूलर सैंड को यूज करके बारन को पकड़ लेता है और उसे ओवर पावर करके उसके हाथ उखाड़ लेता है। बट बारन स्टिल उस पर फाइनल अटैक करने जा रहा था, लेकिन जिनू उसे अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार और शोरदार पंच मारता है। उसके इस पंच के कारण बारन का सर खाक में बदल गया था। वही बारन के हारते ही बाकी डीमंस भी गायब हो जाते हैं। आइसिल पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? जिनू कहता है कि वापस जाओ और अपने फादर को रिपोर्ट करो, अब से राडिस फैमिली ये टॉप रैंक है। इस पर आइसिल इमोशनल होते हुए कहती है कि वो राडिस नहीं राडिरू है। डीमन मोनार्क बारन के मरते ही जिनू को एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए तीसरा आइटम भी मिल जाता है, पर इसका सक्सेस रेट और क्वांटिटी ये इंटेलिजेंस लेवल पर डिपेंड हो रहा था, तो जिनू थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर भी वो एलिक्सर ऑफ लाइफ क्राफ्टिंग के लिए डाल देता है, जहाँ उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ की 6 बॉटल्स मिलती है। हालांकि स्टिल जिनू इस चिंता में था कि क्या ये सच में मेरे मदर को क्योर कर सकता है या नहीं। तभी वह आयरन काइजलिन की बॉडी लाता है। जिनू उसे हराइस होने कहता है और सोचता है कि तुम्हारा नाम क्या था? केजलिन, केकालीन, अरे जो भी हो, अब से तुम्हारा नाम काइजल है। आइजिल कहती है कि इस ड्रैगन से हम कुछ ही टाइम में वापस घर जा पाएंगे, चलो वापस जाकर पार्टी करते हैं। वही जिनू जल्द से जल्द एलिक्सर ऑफ लाइफ को टेस्ट करना चाहता था। तभी उसे याद आता है कि रिवॉर्ड्स में रूइन स्टोन भी तो था। वो स्टोन को अपने हाथ में लेकर उसे क्रश कर देता है, जिससे उसे शैडो एक्सचेंज स्किल मिलती है, एक ऐसी स्किल जिससे वो अपने शैडो से अपनी जगह एक्सचेंज कर सकता है, चाहे वो कहीं भी हो। इस पर वो आइसिल को अकेले वापस जाने कहता है और अपनी स्किल को टेस्ट करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। आइसिल उसे कुछ कहना चाहती थी पर जिनू उसकी बात सुन नहीं पाता और अपने एक पेट्रोलिंग शैडो के साथ एक्सचेंज हो जाता है। वो देखता है कि स्किल को कूल डाउन होने के लिए 3 घंटे लग जाएंगे, इसलिए वो आगे की जर्नी काइजल पर बैठकर करता है। दूसरी ओर गनी और जिनचुल प्लान कर रहे होते हैं कि वो लोग हंटर्स के मैजिकल पावर को एज ए बेट यूज करके एंट्स को ल्यूर करेंगे एंड देन स्पेशल इंटरफेरेंस वेव्स को यूज करके उन एंट्स के सेंसर
अननेसेसरी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करेंगे। इसी चांस का फायदा उठाकर स्पेशल फोर्सेस नेस्ट में घुस जाएंगे और एंड क्वीन को एलिमिनेट कर देंगे। पर इशू ये है कि क्या ये इंटरफेरेंस वेव्स प्रॉपरली वर्क करेंगे या नहीं। गनी कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मैं अनईजी फील नहीं कर रहा हूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। हावेवर हमारे इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट एकदम एक्यूरेट है। अगर इंटरफेरेंस वेव्स फेल होती है तो हमने रिट्रीट प्लान भी बना लिया है। हमें अब बस हंटर्स को उस आइलैंड पर भेजने की तैयारी करनी होगी। एडिशनली क्या तुम्हारा हंटर संघ से कांटेक्ट हुआ? जिनचुल बताता है कि नहीं। मीनवाइल यूनो अपने पुराने साथी मिन बिंगू के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। वो बताता है कि मिन बिंगू एक एस रैंक हीलर है। इस दुनिया में वो उन कुछ हंटर्स में से है जिन्होंने सही सलामत यंग एज में रिटायरमेंट ले ली। एंड ऑल्सो वो मेरा लाइफ और डेथ कंपेनियन भी है। बाय द वे हम इस बंदे को सीजन 1 के एपिसोड 1 में ही देख चुके हैं। बिंगू पूछता है कि क्या तुम सच में जाने वाले हो? तुमने देखा था ना कि यूनसो कैसे मरा था। यूनो कहता है कि इसलिए ही मैं जाना चाहता हूँ। अगर वो एंड्स ऐसे ही खुले में भटकते रहे तो इस पूरी कंट्री का भी यूनसो की तरह हो जाएगा। ऐसे नहीं तो वैसे मुझे जाना ही है, पर एक अच्छा काम करके जाना मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है। ये सुनकर बिंगो कहता है कि उसने तुम्हारी ही तरह ये कहा था, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं आऊंगा। अगर तुम मुझे इनवाइट करने आए हो तो मेरी तरफ से ना है। इस पर यूनो कहता है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ, शायद मैं तुमसे फिर से ना मिल पाऊँ। बिंगो बताता है कि मैं सिविल सर्विस एग्जाम देने का प्लान कर रहा हूँ। मुझे और खून खराबा नहीं देखना है, इसलिए मैं सिविल सर्वेंट बनकर सभी की मदद करना चाहता हूँ। हालांकि मैं बस हिस्ट्री में ही अच्छा हूँ, इसलिए मेरे लिए ये एग्जाम थोड़ा टफ होगा। यूनो पूछता है कि तुम हिस्ट्री में अच्छे कब हुए? बिंगो कहता है कि तुम्हें पता नहीं, मुझे हिस्टोरिकल ड्रामा कितना पसंद है और सभी की ऐसी ही नॉर्मल लाइफ होनी चाहिए। ये सब बैटल्स हिस्ट्री में रहे तो ही ठीक है। यूनो कहता है कि तुमने सही कहा, ये हम हंटर्स ही है जो नॉर्मल नहीं है। अगर जरा सा सोचो तो मैं ऐसे हंटर्स से ज्यादा नहीं मिला हूँ जिन्हें मैजिक बीस्ट से फाइट करना पसंद नहीं है। फाइट करना ये हमारे लिए एक रूटीन बन गया है। कुछ लोग तो इसे एंजॉय भी करते हैं। क्या यही अवेकनिंग की कंडीशन हो सकती है? बिंगो कहता है कि तुम कहाँ खो गए? इस पर यूनो कहता है कि अपना मुंह बंद करो और पियो। बिंगो कहता है कि जो हुकुम मेरे आका। दूसरी ओर जिनू अपने मदर के नेक बन को देखकर सोचता है कि ये मेरी गलती है, फिर भी उन्होंने सब छोड़कर सबसे पहले मेरी फिक्र की। आगे वो एलिक्सर ऑफ लाइफ को देखकर सोचता है कि शायद वो ये पी नहीं पाएंगे, पर अगर वो पी भी लेते हैं तो किसे पता कि आगे क्या होगा। बट मैंने अभी तक सिस्टम की वजह से काउंटलेस मिरेकल्स विटनेस किए हैं। इवन मैं एक ही रैंक से ग्रो होकर इतने आगे आया, मैं इस पर भरोसा करता हूँ। फिर वो डरते डरते अपनी मदर को एलिक्सर ऑफ लाइफ पिला देता है। इसकी वजह से उनका वो बर्न मार्क और वीकनेस एकदम से गायब हो जाती है। जिनू सोचता है कि प्लीज अपनी आंखें खोलो, मैं बस तुम्हारे लिए फाइट करते हुए इतना ग्रो किया, प्लीज माँ उठो और अपनी आंखें खोलो। वही दूसरी ओर जीना का भी मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, इसलिए वो वॉक के लिए बाहर निकलती है और सोचती है कि आज की हवा कुछ अलग लग रही है। और इसी हवा की वर्मनेस जिनू को भी फील हो रही थी। तभी उसकी आंखें ये देखकर नम हो जाती है कि उसकी मदर आखिर इटर्नल स्लम्बर से उठ गई। मदर पूछती है कि तुम जिनू हो ना? मैं कितने टाइम तक ऐसे सो रही थी? जिनू बताता है कि 5 साल से। मदर पूछती है कि जीना कैसी है? जिनू कहता है कि वो ठीक है। ये सुनकर मदर खुश होते हुए कहती है कि थैंक यू जिनू, तुमने अपना प्रॉमिस रखा और तुम कितने मैच्योर बन गए हो। लेकिन तुम्हारी बॉडी जख्मों से भरी है, शायद तुमने खुद को बहुत पुश किया होगा, ये तुम्हारे लिए बहुत टफ रहा होगा ना। इस पर रोते हुए जिनू कहता है कि मैं ठीक हूँ। यहाँ अपना बंदा इतना इमोशनल हो गया था कि कुछ कहो ही ना। आखिर अपनी माँ को फिर से ठीक देखने के लिए वो एज ए रैंक काम करते रहा। लोगों ने उसे हजारों ताने सुनाए, फिर भी वो अपने फैमिली के लिए मेहनत करते रहा। इसमें वो एक बार मर भी चुका है, स्टिल हार न मानकर वो इतने आगे तक आया। वही डॉक्टर को ये जानकर विश्वास नहीं हो रहा था कि एटर्नल स्लम्बर से कोई जाग भी सकता है। जूनियर डॉक्टर बताता है कि इतना ही नहीं, पेशेंट के बॉडी में कोई भी एबनॉर्मेलिटीज नहीं है, इसलिए पेशेंट की फैमिली उन्हें जल्द से जल्द डिस्चार्ज करनी चाहती है। फिर कुछ देर बाद वह जीना भी आती है और अपने माँ को फिर से ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ये देखकर जिनू सोचता है कि मेरे एफर्ट्स का मुझे आज रिवॉर्ड मिला, फाइनली मुझे अपना रियल रिवॉर्ड मिला। मीनवाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गनी कहते हैं कि यहाँ आने के लिए सभी का शुक्रिया। पहले से ही आप सभी को पता है कि उन जेजो आइलैंड के पंखों वाले एंड्स की वजह से नेशनल वाइड डिजास्टर सिक्योर हो रहे हैं और इस सिचुएशन के रिस्पॉन्स में हंटर एसोसिएशन ने 4th जेजो आइलैंड रेड मिशन को इनिशिएट करने का डिसाइड किया है। इस ऑपरेशन में सिर्फ हमारे कंट्री के एस रैंक हंटर्स ही नहीं बट जापान के 10 एस रैंक हंटर्स भी इन्वॉल्व होंगे। ए रैंक या उससे नीचे वाले रैंक्स के हंटर्स इस ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए और बाकी मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैरीटाइम सर्विलेंस एंड होमलैंड डिफेंस हैंडल करेंगे। इस टाइम हम इस मिशन में जरूर सक्सीड करेंगे। ये सुनकर बिंगू अपने पुराने पलों को याद करता है जहाँ वो यूनसो को बताता है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। यूनसो कहता है कि मैं भी, बट जो लोग नहीं लड़ सकते उन्हें हमसे भी ज्यादा डर लग रहा होगा। हम लोगों
को ये करना ही होगा। ये ऐसा है जो हम लोग ही अकम्प्लिश कर सकते हैं। हम इस कंट्री को एंड का नेस्ट बनने नहीं दे सकते। यूनो नशे में कहता है कि भाड़ में जाओ, मैं उन चीजों को बस अपने हाथों से ही मचल कर रख दूंगा। इस पर मुस्कुराते हुए यूनसो कहता है कि दोनों पर्सनैलिटी और एबिलिटीज में हमें यूनो की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। उसे क्रिटिकल टाइम्स में जो हेल्प कर सकता है वो हम दोनों ही हैं। वही जिनू के घर ना होते जीना ने घर का कबाड़ा कर रखा था। इस पर मुस्कुराते हुए मदर कहती है कि कोई ना, चलो इन 4 सालों में पहली बार क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करते हुए मदर कहती है कि ये घर बहुत पुराना हो गया है, गंदगी इजीली निकल भी नहीं रही। जीना कहती है कि क्योंकि मैं जब पैदा हुई तब से हम यहाँ रह रहे हैं। वही अपनी फैमिली को फिर से ऐसा देखने के लिए जिनू की नजरें तरस गई थी, बट मेरा दिल अभी भी अनईजीनेस से भरा है। क्या एक हंटर होते हुए मैंने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर दी जो मुझे क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। तभी मदर अपनी फैमिली का फोटो देखकर पूछती है कि जिनू, क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें कांटेक्ट किया? वैसे मैंने तुम्हारी न्यूज देखी, तुम्हें एक हंटर बन गया हो ना। तुम्हारे फादर एक हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर थे। मैंने उनसे शादी की क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो लोगों को बचाते हुए बहुत कूल दिखते हैं और उनकी ये खूबी तुम में भी है। इस पर जीना कहती है कि मैं भी डॉक्टर बनने की कोशिश कर रही हूँ जिससे मैं लोगों को हील कर सकूं। इस पर मदर उसकी भी तारीफ करती है। तभी जिनू को किसी का कॉल आता है। दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद गनी जिनचुल से कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझसे मिलने आएगा। जिनचुल कहता है कि थॉमस हंड्रे, वो अमेरिका का एक ऐसा नेशनल अथॉरिटी हंटर है। मुझे हाफ एक्सपेक्टेशन थी कि वो मदद के लिए आएगा। गनी कहते हैं कि इस टाइम पर वो रीजनेबल था, पर कोई नेशनल मिलिट्री जितनी पावर होल्ड करने वाला बंदा यूजुअली फॉरेन कंट्रीज के ऑपरेशन में इंटरवीन नहीं करता। बट फिर वो यहाँ क्यों आया? उसने कहा था कि वो यहाँ से बस गुजर रहा था। शायद वो हमें हंटर वोंग डोंगसू के बारे में इंटिमिडेट करने आया होगा या उसे कुछ और चीज वेरीफाई करनी थी। वैसे क्या हंटर संग अभी तक अनरीचेबल है? जिनचुल कहता है कि नहीं, हमने उसे कांटेक्ट किया था, वो जस्ट आते ही होगा। गनी जिनू को बताते हैं कि हम 4 दिन में निकलने वाले हैं। ये रेड मिशन हमारे लिए बड़े टाइम से गोल था और क्या तुम हमारी इसमें मदद करना चाहोगे? जिनू सोचता है कि ये लेवल अप करने का बहुत अच्छा मौका है, पर अब जब उसके पास उसकी फैमिली वापस आ गई है तो उसे ऐसा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं। तभी उसे इमेंसिव मैजिकल पावर वेव्स फील होती है। इस पर हंसते हुए गनी कहते हैं कि बहुत इम्प्रेसिव, तुमने यहाँ इतने दूर से ही वो सेंस कर लिया। एस रैंक हंटर्स जिम्नासियम में वार्म अप कर रहे हैं, अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो क्यों ना वहाँ होकर आओ। दूसरी ओर एक एस रैंक हंटर यूनो को पटकनी दे देता है और कहता है कि तुम अभी बहुत यंग हो, इसलिए अपने लेग्स और बैक ज्यादा स्ट्रेंथन करने में थोड़ा ध्यान दो। यूनो कहता है कि अभी मैं एक ऑफिस वर्कर बन गया हूँ। गनी जिनू को बताते हैं कि एस रैंक हंटर्स ऐसे रेयरली जमा होते हैं और वो मैजिकल पावर वेव्स उनसे ही आई होगी। जिनू कहता है कि वो बंदा यूनो को पीछे ढकल रहा है। इस पर जोंगिन कहता है कि अगर यूनो ऑल आउट जाता है तो प्रोबेबली हंटर माउस के सामने टिक भी नहीं पाएंगे। जिस बंदे ने डोबोक पहना है वो फेम गिल्ड का मास्टर मा डोंगवुक है। जिनू पूछता है कि फिर वो अपनी पूरी ताकत यूज क्यों नहीं कर रहा? उसके ओपोनेंट को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसे होल्ड बैक करने की कोई जरूरत है। जोंगिन कहता है कि यूनो को अपनी ट्रू पावर ये सबके सामने दिखाना ये पसंद नहीं है। जब वो अपने फुल पावर में फाइट करता है तो वो एक रियल मॉन्स्टर में बदल जाता है। ये सुनकर जिनू सोचता है कि उसके बारे में र्यूमर सच है, वो सच में ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का हंटर है। जोंगिन आगे बताता है कि वो लोग नाइट्स गिल्ड से हैं और आखिर वो भी आ गए। जापान के एस रैंक हंटर्स और उनका मास्टर गोटो ryuji। वही आकारी शिमिजू पूछती है कि वो बंदा कौन है। हानेकावा बताती है कि वो हंटर संग जिनू है, वो रिसेंटली एक एस रैंक बना है। ryuji कहता है कि देखने से लगता है कि वो एक हाईली केपेबल असासिन है, पर हानेकावा उसे बताती है कि वो एक मेज टाइप है। ये सुनकर ryuji भी सोच में पड़ गया था। लिम कहता है कि तो ये है हंटर संग जिसने हमारे मिनसंग को एम्बेरेस किया। जिनू का नाम सुनकर चायन सोचती है कि इसी वजह से एटमॉस्फेयर ऑल ऑफ सडन चेंज हो गया। वही कोरिया के हंटर्स को लड़ता देखकर हानेकावा कहती है कि ये कितना डिसअपॉइंटिंग है। शायद ये इस वजह से हो सकता है कि मैं हमेशा मिस्टर गोटो के बैटल्स को देखती हूँ, पर मुझे वो लोग किसी भी एंगल से एस रैंक नहीं लग रहे। ryuji कहता है कि तुम उन्हें बहुत जल्दी ही जज कर रही हो। तभी नाइट्स गिल्ड का मास्टर कहता है कि तुम ज्यादा ही बोल रही हो। मिस ट्रांसलेटर, तुम अभी जस्ट हमें चिढ़ा रही थी ना, मैं ये बता सकता हूँ, चाहे तुम जापानीज में ही क्यों ना कहो। उसका असिस्टेंट बताता है कि ये है नाइट्स गिल्ड के मास्टर मिस्टर पार्क जोंगसू। बाय द वे ये बंदा भी बहुत कमाल का है, बट A1 प्रोडक्शन वालों ने इसके सारे सीन्स ही काट दिए। हानेकावा कहती है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। असिस्टेंट बताता है क्योंकि मास्टर एक एस रैंक नहीं बल्कि एक A रैंक है, इसलिए शायद तुमने उनके बारे में नहीं सुना होगा, बट स्टिल हम इस कंट्री के टॉप 5 गिल्ड्स में आते हैं। तभी चायन उन्हें कहती है कि तुम ज्यादा ट्रबल कॉज ना करो तो ये अच्छा है। जोंगसू कहता है कि पर पहले वो ही हमें कमजोर कह रहे थे। इस पर ryuji कहता है कि ठीक है, फिर अब जब सभी लोग यहाँ पर हैं तो क्यों ना एक फ्रेंडली मैच रखा जाए, पर इसमें सिर्फ एस रैंक हंटर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। तुम इस मैच के रूल्स को डिसाइड कर सकते हो। गनी कहते हैं
कि ये सुनकर अच्छा लगा। हावेवर मेजेस के स्ट्रेंथ को जज करना ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए नॉन कॉम्बैट हंटर्स को इसमें शामिल ना किया जाए। यूनो कहता है कि अगर बस कॉम्बैट टाइप के हंटर्स ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो वृष्ट को पकड़ना, बैक को टच करना या नीचे गिरा देना ये लॉस में कंसीडर किया जाएगा। पर ये मैच 1-on-1 फाइट नहीं होगा, सभी एक साथ जाएंगे। वैसे भी आइलैंड पर सभी चीजें ऐसे ही कैओटिक होने वाली है, इसके लिए ryuji मान जाता है और अपने साइड से टावाटा, कुमामोटो, होशिनो और तानाका को भेजता है। वही कोरिया से लिम, चाइयन, यूनो और डोंगवुक आते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायो नारा।